Hello everyone, very good morning. I welcome you all to another amazing revision session। और आज के रिवीजन लेक्चर में मैं आप लोगों को बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मटेरियल्स कॉस्ट, उसे रिवाइज करा के देने वाला हूं। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बेटा मैं हूं सीए विवेक मालू, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और मैथमेटिक्स का। ठीक है, आई टीच एट द फाउंडेशन, इंटर एंड द फाइनल लेवल्स। ओके, and in case you require any notes or video lectures, definitely you can connect with me। और आगे जाने से पहले बेटा जो लोग ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। योर लाइक्स एंड कमेंट्स रियली हेल्प्स अस टू हेल्प्स मी गेट मोटिवेटेड एंड मेक दिस काइंड ऑफ अनदर रिवीजन सेशन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर मटेरियल्स कॉस्ट। आज का रिवीजन सेशन बेटा, इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने मोस्ट जो रीसेंट आरटीपीज हैं वहां से क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा जो अभी के जो सबसे रीसेंट एग्जाम्स हुए थे उनके भी उसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो ये रिवीजन लेक्चर एक फुल फ्लेज रिवीजन लेक्चर है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली मटेरियल का पूरा खर्चा जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए लगेगा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। मटेरियल कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि मटेरियल हमारा कॉस्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो अगर मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल की जाएगी तो ही ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। मटेरियल सिस्टम कंट्रोल के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, दूसरा हमारा क्या बोलता है मटेरियल कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहना चाहिए, तीसरा हमारा वेस्टेजेस कम से कम होना चाहिए। बराबर, हमारे वेस्टेजेस कम से कम हो सके, इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को लगती है वो जरूर मिलनी चाहिए, पिल्फरेजेस डिटेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर्स जो हमें मिलते हैं वो टाइमली कंप्लीट होने चाहिए। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। नाउ हाउ डू यू वैल्यू द रिसीट्स? ओके, जो मटेरियल्स हमें मिलते हैं वो मटेरियल्स को वैल्यू कैसे किया जाएगा? तो उसमें क्या क्या हमें लेना है? कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये सब आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको नेट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो परचेस की कॉस्ट लो, उसमें ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक कम कर लो। और भी अगर कोई खर्चा होता है जो आपको इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट कंडीशन पे, लोकेशन पे लाने के लिए लगता है, तो वो सब लेना पड़ता है। अब मैं कुछ रेलिवेंट आइटम्स की बात करता हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देना चाहिए, क्वांटिटी डिस्काउंट डिडक्ट कर लीजिए। इसके अलावा कैश डिस्काउंट मत कंसिडर करिए क्योंकि ये फाइनेंस के नेचर का है। नेक्स्ट यू हैव सब्सिडी, ग्रांट एंड इंसेंटिव। तो जिसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है डेफिनेटली आपको उसे रिड्यूस करना ही चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स ले लीजिए क्योंकि लाने का खर्चा है। इसके अलावा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, अगर क्रेडिट मिलता है तो मत लीजिए, अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो ले लीजिए। सो इट इज एक्सक्लूडेड इफ क्रेडिट इज अवेलेबल। तो क्रेडिट है तो इग्नोर कर दो, क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। अगर कुछ ना बोला जाए तो उसे कॉस्ट में नहीं लेना है, अज्यूम करना है कि उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, सो ये अज्यूम करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कस्टम ड्यूटी, डेफिनेटली इंपोर्ट का ड्यूटी लेना पड़ेगा। इसके अलावा अब कुछ पेनल्टीज की बात करते हैं। डिम्यूरेज, जो पेनल्टी ट्रांसपोर्टर लगाता है, नहीं लिया जाता। ठीक है, एबनॉर्मल है, याद रखना, डिम्यूरेज नहीं लेना है। इसके अलावा डिटेंशन चार्जेस, फाइन्स, किसी भी तरीके का पेनल्टी नहीं लिया जाता है। ठीक है, सो ये सब नहीं लिया जाएगा, ये सब एबनॉर्मल नेचर का है। पेनल्टी ऑब्वियसली नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद इंश्योरेंस का चार्ज, लाने तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, सो यस इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज, लाने तक का, आ जाने के बाद का नहीं लिया जाता। नेक्स्ट, इसके अलावा कमीशन और ब्रोकरेज, हम जब गुड्स खरीदते हैं और हम कुछ कमीशन वगैरह पे करें तो डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा क्योंकि उसके सिवा गुड्स नहीं आते थे। लाने का फ्रेट, बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेना है। नेक्स्ट, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर यहां पे दो तरीके के होते हैं, एक रिटर्नेबल, एक नॉन रिटर्नेबल। अगर नॉन रिटर्नेबल है, जैसे एक बार ले लिया उसे वापस नहीं करना है, तो उसके लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो तो आपको कॉस्ट में ऐड कर देना है। मान लीजिए रिटर्नेबल है, तो रिटर्नेबल है और अगर आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा, अगर आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा तो कॉस्ट में मत लो क्योंकि अपने पैसे तो वापस आ गए, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर मान लो आपने 100 रुपया दिया और आपको सिर्फ 95 वापस मिला तो 5 रुपया कॉस्ट में ऐड कर देना। ठीक है, तो अगर कुछ शॉर्टफॉल है रिफंड में तो वो आप ऐड कर दीजिए। इसके अलावा शॉर्टेज का खर्चा,
अगर शॉर्टेज नॉर्मल रीजन से है तो उसे दूसरों के कॉस्ट में एब्सॉर्ब कर लो, गुड यूनिट्स मस्ट एब्सॉर्ब, ठीक है, अगर नॉर्मल रीजन से है। नॉर्मल रीजंस मतलब क्या होते हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ बल्क, एवेपोरेशन, अनअवॉइडेबल कंडीशंस, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, नॉर्मल रीजंस हैं। नॉर्मल रीजन से क्या करते हो, गुड यूनिट्स उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इन शॉर्ट, जो टोटल कॉस्ट आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो ना, उस क्वांटिटी को ही लेस कर लेना अगर लॉस नॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल होगा तो क्या, एबनॉर्मल तो हमेशा कॉस्टिंग P&L ही जाते हैं, बराबर ना। एबनॉर्मल हमेशा कहां जाते हैं, कॉस्टिंग P&L ही जाते हैं। एबनॉर्मल रीजंस में आते हैं मटेरियल मिसहैंडलिंग, पिल्फरेज, अदर अवॉइडेबल रीजंस, ठीक है, ये सब गुड यूनिट्स पे एब्सॉर्ब नहीं होते। अब मैंने यहां पे एक सवाल रखा हुआ है जो May 22 RTP से लिया गया है। कहां से लिया हुआ है, May 22 RTP, जो सबसे रिसेंट आपका RTP है, ठीक है, जो अभी तक इनफैक्ट एग्जाम हुआ भी नहीं है। Sky and Company, an unregistered supplier under GST purchase material from Y Limited, which is registered under GST. The following information is available for one lot of 5,000 units of material purchased. Listed price, trade discount, CGST, SGST, cash discount, again toll tax, freight and insurance, demurrage, commission brokerage, amount deposited, amount refund, other expenses. इसके अलावा 20% of material loss is due to normal reasons. पेमेंट 21 दिन में किया है तो उसे कैश डिस्काउंट मिला हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल्स परचेज बाय Sky and Company। सो यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज बाय Sky and Company। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपके एग्जाम्स के लिए क्यों इतना रेलिवेंट है। May 22 की RTP डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होती है, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट्स, मैंने चार्ट्स आपके लिए बिल्कुल रेडी रखे हैं टू सेव योर टाइम। ओके, सो लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट 5,000 यूनिट का एक लॉट है, और एक लॉट का भाव है बेटा 2,50,000, और हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। करोगे कैसे, सिंपल है, एक चार्ट बना लो, जितने खर्चे लेने चाहिए वो ले लो, जितने नहीं लेने उसे हटा दो, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उससे टोटल यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो इसमें भी आपको कुछ नई चीजें देखनी मिलेंगी। लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट, चलिए, लिस्ट प्राइस ऑफ वन लॉट इज 2,50,000, लेकिन हमें उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है, सो लेस TD। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं टू सेव योर टाइम। 10% ऑफ लिस्टेड प्राइस, सो दिस इंटू 0.10, ओके, नेगेटिव 0.10 बराबर है, सो 25,000 इसमें से लेस हो जाएगा। सो आपको कितना बचा, यस इट इज 2,25,000। उसके बाद आपको CGST और SGST, क्या ये लेना या नहीं लेना, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। रूल याद रखिए, क्रेडिट अगर अवेलेबल ना हो तो लेना पड़ता है, बराबर है। सो एड CGST, एड SGST, ठीक है। सो ये दोनों भी लेना पड़ेगा हमें, और ये दोनों कितना कितना है, 6% है। तो दिस इंटू 0.06, और इतना ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 6% जो है, ये बात ध्यान में रखिए। आपका CGST और SGST है वो ऑब्वियस बात है ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद के अमाउंट पर आता है। CGST SGST MRP पे नहीं होता है, CGST ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो फिगर आता है उसी के ऊपर होता है। तो हम लोगों ने वो डिडक्ट कर लिया। सो नेट अमाउंट कितना आ रहा है, डिडक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, ऐड कर लिया। हमारा नेट अमाउंट कितना आ रहा है, 2,52,000। और उसके बाद अब एक एक खर्चे ऐड करते जाते हैं। क्या टोल टैक्स लेना, यस, फ्रेट लेना, यस, चलो एक एक करके लिखते जाता हूं। टोल टैक्स लेने का है, अब ये सब ऐड में ही है, ये बात ध्यान में रखिए। तो टोल टैक्स, फ्रेट, ये सब लाने के खर्चे हैं, लेने ही पड़ेंगे। 5,000, 17,000। उसके बाद डीम्यूरेज, पेनल्टी है नहीं लेने का, राइट, डीम्यूरेज पेनल्टी है नहीं लेने का। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज बिल्कुल लेना पड़ेगा, कमीशन ऑन परचेज, उसके सिवा तो आप कर नहीं सकते बेटा। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आप इग्नोर कर देना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव योर टाइम। ओके, सो 10,000 डेफिनेटली लेना है। उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स 30,000, अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर 20,000। मतलब जब मैंने कंटेनर लिया तो मैंने 30,000 रुपया जमा किया, और कंटेनर रिफंड करने के बाद मुझे सिर्फ 20,000 मिला। तो बेसिकली मेरा कॉस्ट कितना है, मेरा कॉस्ट है 10,000, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज 10,000,
ठीक है ना, मैंने 30 दिया और 20 ही मुझे वापस मिला, तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि मेरे एक्चुअल 10,000 का नुकसान है, खर्चा है। ठीक है, तो वो मैंने यहां ले लिया। और उसके बाद उसने कहा है कि अदर एक्सपेंसेस जो है बेटा दे आर 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। ओहो, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट तो मेरी अभी तक आई नहीं है, मैं एक काम करता हूं, इन सबको ऐड कर लेता हूं यहां पे। ये है टोटल कॉस्ट है क्या, ये टोटल कॉस्ट कैसे हो सकती है, अभी अदर एक्सपेंस तो आया ही नहीं है, अभी अदर एक्सपेंसेस तो आए ही नहीं है, तो टोटल कॉस्ट कैसे हो गई है, बराबर है। सो ये दिस इज कॉस्ट बिफोर अदर कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट बिफोर अदर कॉस्ट, बराबर है। और इसमें हम लोग अदर कॉस्ट अगर ऐड कर देंगे तो जाके हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा, बराबर ना। इसमें हम लोग अगर ये ऐड कर देंगे अदर कॉस्ट तो जाके हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। और उसने कहा है दिस अदर कॉस्ट हैज टू बी 2%, समझने की कोशिश करिएगा। दिस टोटल कॉस्ट हैज टू बी 2%। ये जो है ना बेटा ये 2% है, किसका 2% है, ये है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है ये बाकी का कॉस्ट होगा 98% ऑफ द टोटल कॉस्ट, बराबर है। सो आप इसको 98% से डिवाइड करो तो यू गेट द 100% फिगर, और उसको फिर 2% ले लेना तो वो अदर कॉस्ट होगा। तो ये एक बहुत प्यारा एडजस्टमेंट है। वैसा ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, ठीक है। सो 2,94,000 दिस हैज टू बी 98% ऑफ द टोटल कॉस्ट। व्हाई? क्योंकि अदर एक्सपेंसेस जो है ना दे आर 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। सो हम लोग इसे 98% से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो वी गेट 3 लाख रुपीज एग्जैक्टली, राइट, वी गेट 3 लाख रुपीज। ये हमें जो मिला है यहां पर ये टोटल कॉस्ट है, और इसका 2% यानी 6,000 रुपए ये अदर कॉस्ट रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे वर्कआउट करना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो आपको ध्यान में रखनी है। उसने 2% ऑफ टोटल कॉस्ट कहा था, टोटल कॉस्ट यानी उसको खुद को मिलाने के बाद जो खर्चा आएगा ना उसका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का 2% ये है, और बाकी का 98% पहले के खर्चे होंगे। तो अपन ने इसे 98% से डिवाइड किया, वी गॉट द 100%, जिसका 2% करते ये भी मिल गया। फिर उसने कहा आपको करना है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। बाय द वे हम लोगों ने जो पेमेंट किया वो 21 दिन में किया, तो कैश डिस्काउंट लेस होगा क्या? आंसर है नहीं, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होता, क्योंकि कैश डिस्काउंट एक फाइनेंस चार्ज है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग का नेचर का है, तो उसे हम लोग लेस नहीं करते। उसने ये भी कहा कि मटेरियल का शॉर्टेज जो है वो नॉर्मल रीजन से था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, हम जानते हैं कि अगर मटेरियल का शॉर्टेज हुआ नॉर्मल रीजन से तो उसे गुड यूनिट्स पे एब्सॉर्ब करते हैं। सो कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकाला जाएगा, आपको क्या करना है, इस 3 लाख को बेटा अपन ने इसमें 5,000 यूनिट लिए थे, लेकिन 5,000 यूनिट में अगर 20% नॉर्मल लॉस है तो आप इसमें से 20% हटा दीजिए, यानी 4,000 ही बचा। तो 3 लाख डिवाइड बाय 4,000, बेटा ये कर लीजिए, 3 लाख डिवाइड बाय 4,000 मतलब इसे 5,000 पर मत बांटो, इसे 4,000 पर ही बांटो, तो आंसर आता है आपका 75। आंसर कितना आता है बेटा? 75। सो 3 लाख डिवाइड बाय 4,000, हमारा आंसर 75 आ रहा है। दैट हैज टू बी द कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो आप क्या करेंगे, नॉर्मल रीजन से शॉर्टेज है ना, तो आप क्या करो, जितना नॉर्मल लॉस है उतना क्वांटिटी से हटा दीजिए, तो बाकी बाद में जो बचेगा क्वांटिटी वही आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी जिस पे आपको डिवाइड करना है। इसे ही कहते हैं कि गुड यूनिट्स पे एब्सॉर्ब करना। जो खर्चा 5,000 पे हुआ था हमने 4,000 ही समझा, तो फिर ऑब्वियसली बात है 4,000 की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर मैं 5,000 से डिवाइड करता था ना तो आंसर मेरा 60 रुपीज ही आता था, लेकिन मैंने 4,000 से डिवाइड किया ना तो मेरा आंसर 75 रुपीज आ रहा है, मतलब मैंने बाकियों की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लिया है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए आगे चलते हैं। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, बेटा आप लोगों को किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो, जो ये लेक्चर्स लाइव देख रहे हैं, बिंदास आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपको सब समझ रहा है, ठीक है। बिंदास आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नहीं तो चैट में आप सिर्फ क्वेरी आपका लिख के भेज दीजिए या क्यू लिख के भेज दीजिए, मैं आपसे आपका क्वेरी पूछ लूंगा। चलिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आप देख सकते हैं, इसमें कितने सारे मटेरियल्स लग रहे होंगे। तो इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ये होता है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे बिल ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, GRN, MRN, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। बिल ऑफ मटेरियल्स इसमें क्या है, ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट है या मटेरियल लिस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसे बनाता है
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसे बनाता है और वो उसमें ये लिख के देता है कि कौन सी चीज़ के लिए कितने स्टैंडर्ड खर्चे लगने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल आपके लिए रखा था Z+ स्मार्टफोन के लिए, जिसमें एक बैटरी लगेगी, एक LED डिस्प्ले, कैमरा वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाई जाती है। वैसे ही अगर स्मार्टफोन चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरा 1 से बढ़कर 3 हो गया है, राइट, 1 से कैमरा बढ़कर 3 हो गया है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल्स होते हैं। बिल ऑफ मटेरियल जरूरी नहीं है कि ये लिस्टेड ही होंगे, ये इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक बिल ऑफ मटेरियल है, सिर्फ इसमें रुपीस के साथ आ रहा है, ये जनरली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया हुआ होता है। नेक्स्ट, बिल ऑफ मटेरियल के हर एक के अपने अपने यूजर्स है। परचेजिंग वाले को ये समझ में आ जाता है कि कितना परचेज करना है, क्या क्या परचेज करना है। प्रोडक्शन वाले को समझ में आ जाता है कि उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्टोर्स भी इश्यू करने के लिए उसे देखता है, और कॉस्टिंग वाला कॉस्टिंग के लिए इसे देखता है। MRN क्या होता है? जब प्रोडक्शन फ्लोर वाला प्रोडक्शन कर रहा है और उसे कुछ गुड्स कम पड़ते हैं तो वो जाता है स्टोर्स के पास में, और वो स्टोर से वो गुड्स लेकर आता है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है दैट इज अ मटेरियल रिक्वेशन स्लिप, जिसे देखकर स्टोर्स वाला क्या कर देता है, गुड्स इश्यू कर देता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ मटेरियल रिक्वेशन फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस साइट का, उस प्रोडक्शन फ्लोर का, उस प्रोडक्शन जॉब का नाम लिख देंगे, किसके लिए हम लोग उठा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, बराबर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितने यूनिट्स में है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे रुपीस जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, एटलीस्ट स्टोर कीपर नहीं लिखता है, ये सब कॉस्टिंग वाले का काम होता है। और जो लोग, जैसे स्टोर कीपर का साइन होता है, जो उठा रहा है उसका साइन होता है, और जहां जिस जॉब के लिए वो उठा रहा है उस जॉब के जो हेड होगा उसका भी साइन होगा। परचेज रिक्विजिशन, देखिए स्टोर्स माल इश्यू करते रहता है, तो स्टोर्स के पास अगर गुड्स कम होने लगे तो स्टोर्स वाला परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप माल खरीदिए अभी, ठीक है। तो वो ये डॉक्यूमेंट बनाता है, स्टोर्स वाला ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, परचेज इक्वेशन, और वो ये भेज देगा डॉक्यूमेंट किसको, वो ये भेज देगा बेटा हमारे स्टोर्स को, सॉरी स्टोर्स बोल रहा हूं, परचेज डिपार्टमेंट को। और परचेज डिपार्टमेंट को अथॉरिटी मिल जाएगी कि यस दे कैन प्रोसीड विद परचेजिंग ऑफ गुड्स। वैसे ये नॉर्मली स्टोर कीपर बनाता है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल तरीके के गुड्स होंगे तो ये डिपार्टमेंटल हेड बनाएगा, ठीक है। सो ये है परचेज इक्वेशन, जिसमें स्टोर्स वाला उसको बोल रहा है प्लीज परचेज दिस, ठीक है, प्लीज परचेज दिस। नेक्स्ट, इसके अलावा कोटेशंस मंगाए जाते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट आगे ऐड देता है कि भाई आप एक काम करिए, आप हमारे मतलब वो सप्लायर्स को फोन करता है, मतलब ऐड देता है कि आप सब लोग क्या करिए, आप सब हमें टेंडर्स दीजिए, हमें ये माल की जरूरत है, हमें ये सर्टन माल की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज क्या करिए, हमें टेंडर्स भेजिए। टेंडर्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट और प्रपोजल कह सकते हैं, कि हम लोग जो कोटेशंस मंगवा रहे हैं या उसे रिक्वेस्ट और प्रपोजल कह सकते हैं। एज यू कैन सी आई हैव गिवन एन एग्जांपल फॉर दिस आल्सो, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐड दे रहे हैं कि आपको ये सब सप्लाई करना है, तो आपके कोटेशंस क्या क्या है वो बताइए हमें। नेक्स्ट, उन कोटेशंस के बेसिस पे मीटिंग की जाती है, और मीटिंग करके डिसाइड किया जाता है कि किसे ऑर्डर देना है। जिसे ऑर्डर देना है उसे एक फॉर्मल परचेज ऑर्डर दे देते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट ये फॉर्मल परचेज ऑर्डर आगे दे देगा, तो उससे सामने वाले वेंडर को ये मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस उसे माल बनाकर सप्लाई करना है, तो फिर वो माल बनाकर सप्लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट, वो माल आपके पास आएगा, सप्लायर लेकर आएगा, फिर आप चेक करेंगे कि आपके पीओ में क्या था और उसने कौन कौन से गुड्स दिए, बराबर है। और अगर सब सेटिस्फैक्ट्री रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे एक GRN दे देंगे, गुड्स रिसीव नोट, कि भाई हमें गुड्स मिल चुके हैं। उसका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनाया जाता है, जिसे रिसीविंग रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। रिसीविंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो ये सब है ना, हम लोग हमारे पीओ के साथ मैच करके बना लेते हैं। इसकी 4 कॉपीज जनरली बनाई जाती है। दिस इज काइंड ऑफ GRN, कि हमें क्या क्या चीजें मिली है, कौन सी रेट की, क्या डिस्काउंट है, एंड एक्सेट्रा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि गुड्स आने के बाद पता चला कि नहीं यार गुड्स बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को रिटर्न करेंगे। सो अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो विल गिव हिम अ मटेरियल रिटर्न नोट, ठीक है, हम इसे माल वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट, और अगर सब कुछ सही रहा, गुड्स अगर बराबर थे, तो विल मेक द पेमेंट, ठीक है। सो विल मेक द पेमेंट, विल चेक एंड फाइनली पास इट फॉर पेमेंट। अब ये कुछ थ्योरी हुआ, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स पे। EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिसपे आपका ऑर्डरिंग का और कैरिंग का खर्चा मिनिमम होता है। जब हम गुड्स मंगा रहे होते हैं तो 2 तरीके के खर्चे होते हैं, एक तो ऑर्डर करने के खर्चे, जैसे टेंडर वगैरह देना, ठीक है। इट इज नॉट सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ चीप टास्क, ओके, इट्स अ बिग टास्क, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एफर्ट्स।
नाउ तो ये ऑर्डरिंग के खर्चे होते हैं, और जब आपके पास गुड्स आ जाते हैं तो आपका पैसा उसमें अटक जाता है, इन्वेंट्री उसमें इन्वेंट्री में आपका पैसा अटक जाएगा, तो देयर इज सम इंटरेस्ट कॉस्ट, देयर इज सम स्टोरेज कॉस्ट, राइट। आपको वो इन्वेंट्री को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, तो कैरिंग के भी खर्चे होते हैं। तो अगर आपने ज्यादा ऑर्डर्स दिए तो आप कम कम क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो कैरिंग खर्चा कम होगा, लेकिन अगर आपने कम नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए तो आपको ज्यादा क्वांटिटीज ऑर्डर करनी पड़ेंगी, तो आपका स्टोरेज का खर्चा बढ़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ेगा, लाइक दैट। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है इस ईओक्यू में, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है इस ईओक्यू में, और वो बैलेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ईओक्यू। The formula is root of twice of annual requirement multiplied by cost per order upon carrying cost per unit per annum. याद रखिएगा 2AO upon C. The formula is 2AO upon C. Root of 2AO upon C. Twice of annual demand into ordering cost per order upon carrying cost per unit per annum. नेक्स्ट एनुअल डिमांड, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, ये सब हम जानते हैं। इस ईओक्यू के कुछ अजम्पशंस होते हैं वैसे, कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह सब पहले से पता है, फिक्स्ड है, एंटिसिपेटेड यूजेज जो है वो पता है, कॉस्ट पर यूनिट वगैरह पता है, बराबर, ऐसे कुछ अजम्पशंस उसके होते हैं। नेक्स्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारा जैसे जैसे हम लोग क्या करते जा रहे हैं भाई, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कैरिंग का खर्चा बढ़ते जा रहा है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर क्या बोलते हैं हमारी कम है, तो हमारे ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे, तो जितने मैं ऑर्डर्स कम करते जाऊंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होने लगेगा, ठीक है ना, कैरिंग खर्चा बढ़ने लगेगा। तो हमें एक ऐसा पॉइंट रीच करना होगा जहां पर टोटल जो इनका खर्चा है ना वो टोटल मिनिमम हो सके, ठीक है ना, तो हमें ये पॉइंट पर आना पड़ता है। वैसे एक इसकी खासियत है कि एट द ईओक्यू लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होता है। चलो, अब मैंने यहाँ पे एक सवाल रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये नवंबर 19 के पेपर में आया था, 5 मार्क का सवाल है। Surekha Limited produces 4,000 liters of paints on a quarterly basis. Each liter requires 2 kgs of raw material. The cost of placing one order for raw material is 40 rupees and the purchase price of raw material is 50 rupees per kg. The storage cost and interest cost is 2% and 6% per annum respectively. The lead time for procurement is 15 days. Calculate EOQ and the total annual inventory cost in respect of the above material. तो आपको इसका EOQ भी निकालना है और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें EOQ के लिए क्या लगता है बेटा, हमें EOQ के लिए लगता है 3 चीजें, A, O और C, बराबर ना, ये 3 चीजें हमें लगती है, राइट। ये 3 चीजें बेटा हमें लगने वाली है, दैट इज एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बराबर है। तो अब एनुअल डिमांड कितनी है, उसने कहा कि 4000 लीटर का वो प्रोड्यूस करते हैं पेंट क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये तो क्वार्टरली है, एनुअल पे जाने के लिए इंटू 4 करना है, बराबर है। लेकिन ये तो आउटपुट है, उसने कहा कि हर लीटर पेंट बनाने के लिए आपको 2 किलो का मटेरियल चाहिए, और हम EOQ फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं करते हैं, हम तो ये रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम मटेरियल्स मंगाने वाले हैं, तो मटेरियल्स हमें ऑर्डर देना पड़ता है, आउटपुट तो हम बनाते हैं। तो अंडरस्टैंड, हमारा एनुअल डिमांड कितना होगा, 1 लीटर को 2 किलो, तो 4000 लीटर को हो गए 8000 किलो, 8000 किलो क्वार्टरली बेसिस का हमारा डिमांड है, ऐसे इंटू 4 32,000 का एनुअल डिमांड आएगा। मैं वापस समझा देता हूं, क्या हो जाता है एग्जाम में बच्चे जाके गलतियां करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एनुअल डिमांड किसे कहा जाएगा भाई, ये 4000 लीटर हम बनाते हैं और 1 लीटर को 2 किलो का मटेरियल लगता है, बराबर है। तो हमारा क्वार्टरली मटेरियल कितना लग रहा है, 4000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 2 kg, ये हर लीटर का लगता है अपने को, हर लीटर के पीछे 2-2 किलो लगने ही वाला है, और ये भी क्वार्टरली है, हमें तो एनुअल डिमांड चाहिए है, तो इंटू 4 करना पड़ेगा। सो दैट इज 32,000 विच इज द एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। याद रखिए ये सवाल, ये EOQ रॉ मटेरियल्स के लिए होता है, आउटपुट के लिए नहीं। तो हमें रॉ मटेरियल्स की कितनी क्वांटिटी लगने वाली ना वो देखना होता है। हमें अगर फाइनल प्रोडक्ट 4000 लीटर चाहिए, लेकिन अगर हर एक को 2 किलो लगता है, तो हमें इनपुट पर आना होगा, हमें 4000 इंटू 2 करना पड़ेगा। सो एनुअल डिमांड इज 32,000, एनुअल डिमांड इज 32,000। कैसे किया मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं, 4000 किलो, 4000 लीटर, एक एक को 2 किलो, और ये हर क्वार्टरली है, तो इंटू 4 क्वार्टर्स, तो एनुअल डिमांड आ गई 32,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया गया है भाई 40 रुपए का, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 40 रुपीज, और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितना है, उसने कहा
कि भाई मटेरियल तो 50 रुपए का है और उसका स्टोरेज और इंटरेस्ट का खर्चा 8% है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, पूरे कॉस्टिंग में इंटरेस्ट कहीं अलाउ नहीं होता है सिवाय ईओक्यू के। तो ईओक्यू के कैलकुलेशंस में ही हमें इंटरेस्ट लेना होता है, अदरवाइज इंटरेस्ट हम नहीं लेते हैं। सो 8% हमें लेना है 50 रुपए का, बराबर ना। 50 रुपए का 8% करना पड़ेगा, 2% स्टोरेज का और 6% इंटरेस्ट का, ये आता है 4 रुपीज। सो कैरिंग कॉस्ट विल बी 4 रुपीज पर एनम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फटाफट लगा दीजिए, रूट ऑफ ट्वाइस AO अपॉन C। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 4, आंसर 6,40,000 आया। इसका रूट किया बेटा 800, हमारा आंसर आ गया। ईओक्यू का आंसर कितना आया? 800 kgs, मतलब रॉ मटेरियल का 800 किलो हमें बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है ना, 800 किलो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। अब आपसे ये पूछा था कि एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी। तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है? सिंपल है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, पूरा का पूरा इन्वेंट्री कॉस्ट बोला है 32,000 किलो, और एक एक किलो कितने का है? 40 रुपए का है। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 40, नहीं ना यार, ये ऑर्डरिंग का है ना, सो सॉरी, 50 रुपए का है यहां पर। तो 32,000 इंटू 50, ठीक है, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये हो गया हमारा 16 लाख का तो मटेरियल का खर्चा। फिर हमारा ऑर्डरिंग का और कैरिंग का खर्चा लेना पड़ेगा। ऑर्डरिंग का खर्चा कितना आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेटा कितने हो जाएंगे? सिंपल है, हम लोग 800 ऑर्डर कर रहे हैं और एनुअल डिमांड है हमारी 32,000 की। हम 800 ऑर्डर कर रहे हैं, तो 32,000 डिवाइड बाय 800, हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे 40। हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे भाई 40। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 40। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 40 ऑर्डर और एक एक का खर्चा 40 रुपए। तो 40 इंटू 40, 1600 का हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, 1600 का बेटा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। वैसे ही अभी अपन कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं, वैसे हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले निकाली जाती है एवरेज इन्वेंट्री, मतलब हम लोग कितनी इन्वेंट्री होल्ड करते हैं। देखिए, हम एक एक बार 800 ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो 800 ऑर्डर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, महीने के शुरुआत में आपके पास 800 है, फिर धीरे धीरे कम होते होते महीने के आखिरी तक वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और हमारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी ओपनिंग में 800, क्लोजिंग में 0 अपॉन 2, तो एवरेज कहीं ना कहीं 400 होता है। इन शॉर्ट, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, और अगर कुछ सेफ्टी स्टॉक है तो वो, ठीक है। सो हाफ ऑफ ऑर्डर साइज हमारा 400 का एवरेज इन्वेंट्री है, और एक एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 4 रुपए का है। तो सीधा है कैरिंग कॉस्ट हमें मिल गया, कैरिंग कॉस्ट हमें मिल गया। कैरिंग कॉस्ट सीधा सीधा आ जाएगा भाई 400 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए। मैंने तो आपसे कहा ही था कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों सेम ही आता है। तो आप एक काम करिए, इन तीनों का टोटल कर लीजिए, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ऑर्डरिंग और कैरिंग। तो इस तरीके से हम ये सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेरीज होगी तो पूछ लीजिए। अब आते हैं बेटा इस चैप्टर में अगले पार्ट पर। ईओक्यू का इसमें एक पार्ट है और एक पार्ट आता है इन्वेंट्री लेवल्स का। हमें कुछ इन्वेंट्री लेवल सेट करनी पड़ती है, जैसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, बफर स्टॉक। ठीक है, रीऑर्डर लेवल कहता है कि ऑर्डर कब देना है, रीऑर्डर क्वांटिटी देना है, बोलता है कितना ऑर्डर देना है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना रख सकते हो, कम से कम आपको कितना रखना पड़ेगा, एवरेज, ऑन एन एवरेज अपने को कितना हमेशा मेंटेन करना चाहिए, डेंजर जो आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए रखना पड़ता है, और सडन डिमांड्स के लिए बफर रखना पड़ता है। रीऑर्डर लेवल द फॉर्मूला, एक्चुअली उसका मीनिंग ये है कि आपको कब ऑर्डर दे देना चाहिए, बराबर है, कब ऑर्डर दे देना चाहिए। उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड को ही लीड टाइम भी कहते हैं, मतलब माल लाने में जो टाइम पास होता है ना वो। देखिए, मैंने आज रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये माल मंगाओ, फिर परचेज डिपार्टमेंट वाला टेंडर भेजेगा, मतलब टेंडर मंगाएगा, टेंडर मंगाने के बाद उसको हम परचेज ऑर्डर देंगे, फिर वो गुड सप्लायर बनाएगा, फिर भेजेगा, तो वहां से लेके स्टोर्स में आते आते जितना टाइम लगता है उसे रीऑर्डर पीरियड कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड।
ठीक है। रीऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और दूसरा है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये ऐड करना है मिनिमम स्टॉक में, ये ऐड करना है मिनिमम स्टॉक में। रीऑर्डर क्वांटिटी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है कि कितना ऑर्डर करना है, तो ईओक्यू ही ऑर्डर करेंगे, वहां पे टोटल खर्चे कम होते हैं। मिनिमम स्टॉक कितना होता है, मिनिमम में रीऑर्डर स्टॉक लेवल आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। हमने आरओएल का फॉर्मूला क्या देखा था, ये वहां पे जाके ऐड हुआ था, राइट, मिनिमम प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो मिनिमम का फॉर्मूला होता है आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो उसी फॉर्मूले को इधर उधर घुमाया हुआ है। मैक्सिमम आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, याद है हम जब लेक्चर्स कर रहे थे तो हमने इस पे बहुत ध्यान दिया था, बराबर, हमने सारे लेवल्स के ऊपर काफी टाइम डाला था, और हमने एक चीज देखी थी वहां पे कि मैक्सिमम के फॉर्मूले में मिनिमम आएगा, मिनिमम के फॉर्मूले में एवरेज आता है, मैक्सिमम का फॉर्मूला कहां आता है, रीऑर्डर लेवल में आता है। तो ये सब एक दूसरे के फॉर्मूले में है, कोई भी खुद के, जैसे मिनिमम के फॉर्मूले में मिनिमम नहीं आता, ठीक है ना, मैक्सिमम के फॉर्मूले में मैक्सिमम नहीं आता, अंडरस्टैंड। तो ऐसा हमने एक पूरा चार्ट बनाया था, और ये चार्ट ये रहा बिल्कुल आपके सामने। रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो इसमें मैक्सिमम आता है, मिनिमम वाले में मिनिमम नहीं आएगा, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज। मैक्सिमम में मैक्सिमम नहीं आएगा, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसे याद रखने का ट्रिक क्या था कि ये एक ही है जिसमें आरओक्यू आता है, ये एक ही है जिसमें आरओक्यू आता है। तो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों भी आरओएल से माइनस हुए हुए होते हैं। ये देखो, आरओएल माइनस एवरेज, आरओएल माइनस मिनिमम, ठीक है ना। तो ये मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों आरओएल से ही जाते हैं, और आरओएल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है। फिर एवरेज लेवल का फॉर्मूला आता है मिनिमम प्लस हाफ आरओक्यू, या सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, या मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। ये सब एवरेज लेवल के अलग अलग फॉर्मूले हैं। डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप ट्रिक्स डेवलप करिए और इसे याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। सो याद रखना, किसी के फॉर्मूले में खुद नहीं है, मिनिमम में मिनिमम नहीं है, मिनिमम में आरओएल में से एवरेज हटाओ, मैक्सिमम में आरओएल में से मिनिमम वाला हटाओ, और आरओक्यू इसमें एक अलग से एडिशन है। रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम में दोनों के दोनों, एवरेज तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, और डेंजर इज एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। चलिए, तो ये हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे, और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक ये होता है, बीच में कहीं मिनिमम ये होता है, कहीं ना कहीं अपन बीच में हमेशा चलते रहते हैं, और जब भी हम लोग एक रीऑर्डर लेवल को टच करते हैं तुरंत हमें अगला ऑर्डर दे देना चाहिए, ताकि अगला ऑर्डर जब तक रिसीव होगा तब तक हमारे गुड्स भी मिनिमम लेवल तक आ चुके होंगे। तो ये जो पीरियड होता है ना हमारे ऑर्डर देने से ऑर्डर रिसीव करने का, ये लीड टाइम होता है, ये लीड टाइम होता है, ये हमने इस चार्ट में भी देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप एक काम करिए, ये वाला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3, जो आरटीपी फॉर नवंबर 20 से लिया हुआ है, ठीक है। ये नवंबर 20 के आरटीपी से लिया हुआ है। A company uses 4 materials A, B, C, D for a particular product for which the following data apply. This is the data। और ये क्वेश्चन लेने का एक और रीजन है, आपको थोड़ी देर बाद समझेगा। कॉलम्स देखिए क्या क्या है, रॉ मटेरियल, यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, आरओक्यू प्राइस पर यूनिट, डिलीवरी पीरियड, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, आरओएल भी दिया है, मिनिमम लेवल भी। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं, यानी देयर आर लॉट ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन एज वेल। वीकली प्रोडक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, तीनों दिया हुआ है ऑफ द सेम प्रोडक्ट। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपको फॉलोइंग क्वांटिटीज पूछी गई है। सबसे पहले बोला है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। अब मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं मिनिमम का फॉर्मूला एवरेज माइनस एवरेज, सॉरी, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। चलिए, तो अब हमें आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड करना है ना। आरओएल कितना है, ए का आरओएल कितना है, ए का आरओएल है बेटा 60,000। आप भी साथ साथ में मेरे करते जा सकते हैं, ठीक है, 60,000। और इसमें से हमें क्या हटाना है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब एवरेज कंजम्पशन कितना और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना, हम 900 यूनिट एवरेज बनाते हैं, 900 मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चे क्या करते हैं गलती पता है, वो 900 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एवरेज डिलीवरी पीरियड 3 है। बहुत बढ़िया, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती यहां पे बच्चे ये करते हैं कि ये आउटपुट है, और हमें ये देखना होगा कि एक एक यूनिट को बनाने के लिए 12-12 किलो लगते हैं।
हम जो ये सब लेवल्स बना रहे हैं ये रॉ मटेरियल के लिए बनाई जा रही है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाई जा रही है। हम फिनिश प्रोडक्ट 900 यूनिट बनाते हैं, लेकिन 900 यूनिट, हर यूनिट को बनाने को अगर 12 किलो का रॉ मटेरियल लग रहा है तो एवरेज रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 900 इंटू 12 पहले आपको करना पड़ेगा। बस ये चीज है जो बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आपको यूजेज पर यूनिट से पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक चीज जो भी आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, हर एक के लिए इन सभी को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आउटपुट है, ये आउटपुट है। इस आउटपुट के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है ना, अपने को उसकी लेवल सेट करनी है, तो हमें रॉ मटेरियल का कंजम्पशन देखना ही पड़ेगा पर यूनिट। ठीक है, सो दिस इज वेयर द ट्रिक इज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो मैं 900 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एवरेज कंजम्पशन मिलेगा इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। समझ रहे हो आप? तो मुझे एवरेज कंजम्पशन मिलेगा। 900 इज नॉट द एवरेज कंजम्पशन, 900 मल्टीप्लाई बाय 12 यूनिट्स ऑफ ए विल बी द एवरेज कंजम्पशन। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कर लीजिए तो ये आंसर कितना आता है? 900 को 12 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज कमिंग 32,400। गैप ले लिया बेटा, हमारा आंसर आ गया 27,600। दिस इज द मिनिमम लेवल फॉर ए, दिस इज द मिनिमम लेवल फॉर ए, मिनिमम स्टॉक फॉर ए। चलो आगे करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक फॉर बी। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैक्सिमम का फॉर्मूला बड़ा आसान है। मैक्सिमम का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मैं आपके लिए चाहिए तो यहां से कॉपी कर देता हूं, यस, थोड़ा प्रेजेंटेबल है ना। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, एक एक करके ऐड कर लेते हैं। ROL क्या है? दिया हुआ है क्या बी का? ROL बी का यस दिया हुआ है 70,000। ROQ दिया हुआ है क्या? यस। रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया हुआ है बी का 8,000। और क्या घटाने का है बेटा अपने को इसमें से? तो 70,000 में 8,000 ऐड होगा, और क्या सब्ट्रैक्ट करने का है? तो सब्ट्रैक्ट करना है, मैं जानबूझ के निगेटिव में लिख लेता हूं यहां पर, यस। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करने का अपने को? मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कैसे निकालोगे? 550 यूनिट बी का निकालने का है ना अपने को। 550 यूनिट, बी को 8 यूनिट लगते हैं, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5। ठीक है, सो माइनस 550 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक एक को लगते हैं 8 किलो, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम इज 5 वीक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 22,000। तो अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया 56,000। ये हमारा 56,000 आ गया मैक्सिमम लेवल। कैसे निकाला? ROL ROQ तो दिया हुआ था, इसमें तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ मिनिमम कंजम्पशन निकालना है। कैसे करोगे? 550 इंटू 8 kgs, ये आपको मल्टीप्लाई करना ही है हर बार, क्योंकि ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो 550 इंटू एक एक का 8 किलो, और इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज 5 वीक्स। लाइक दिस इट विल हैपन। ठीक है, लाइक दिस इट विल हैपन। नेक्स्ट, अब इसके बाद उसने क्या कहा था? तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ रहे हैं भाई, 56,000 और 27,600। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा उसने? रीऑर्डर लेवल फॉर सी। सी का रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो कितना आसान है, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, राइट। ROL का फॉर्मूला क्या है? ROL का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कोई नहीं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो चलिए अब मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड करने का है। ROL का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना? सी का मैक्सिमम कंजम्पशन 1250 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन है, एक एक का 6 यूनिट और 7 हफ्ते। सीधा सीधा आ गया 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया सीधा 52,500। सीधा 52,500, इस बार कुछ लेस करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो 12 से 1250 को 6 से और फिर 7 से मैक्सिमम से मल्टीप्लाई किया। एवरेज लेवल ऑफ ए का एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, और ए का हमने मिनिमम निकाला था पहले ही सवाल में, ए का मिनिमम निकाला है, तो ए का मैक्सिमम लेवल निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लेवल फॉर ए का मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो अपन ने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या ए का ROL है?
यस है 60,000। क्या ए का ROQ है? यस, ए का ROQ है 12,000। मिनिमम कंजम्पशन वगैरह तो दिया हुआ ही है। मिनिमम कंजम्पशन 550 इंटू 12, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर है, और उसका मिनिमम, ये दिस थिंग मिनिमम इज 2, तो ये अपने को सब्ट्रैक्ट करने का, तो मैक्सिमम स्टॉक भी आ गया, ये आ रहा है 58,800। तो एवरेज हमारा आराम से आ जाएगा। एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। एवरेज इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ये है मैक्सिमम, ये बेटा मिनिमम, इसका टोटल किया और टोटल करके हाफ कर दिया, तो दैट इज कमिंग 43,200, दैट इज द एवरेज। ठीक है, 43,200 दैट इज द एवरेज। पहले टोटल किया और टोटल का आधा कर दिया, टोटल किया टोटल का आधा कर दिया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो हमारा एवरेज भी आ गया। फिर उसने पूछा रीऑर्डर लेवल फॉर डी। ओके, डी का रीऑर्डर लेवल, ROL का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, राइट? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो डी का निकाल लीजिए, बहुत ही इजी है, बराबर। मैक्सिमम कंजम्पशन 1250 यूनिट, 1250 इंटू 5 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दैट इज 3। 1250 इंटू 5 इंटू 3 कर लीजिए, 1250 मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू 5 करके इंटू 3, so 1250 into 5 into 3, that is 18,750, which is the reorder level for D. And finally उसने पूछा minimum level for D। अब D का minimum level कैसे निकलेगा? D का minimum level कैसे निकलेगा? ROL हमने निकाल लिया 18,750। reorder minimum level का ये जो है वो कैसे निकाला जाएगा? ये Soham I will provide, okay, don't worry। मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो कैसे निकाला जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? मिनिमम का फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ROL तो हमने निकाला हुआ ही है, बराबर है। अब अपने को बस मिनिमम उसका निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन, यानी 900 इंटू 900 का लीड टाइम, ठीक है ना। सो 900 इंटू 5/2, यस, मिनिमम लेवल फॉर D, minimum level for D, so minimum level is ROL minus average consumption into average lead time, average consumption into average lead time, बराबर है। सो ROL अभी अपन ने निकाला 18,750, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एवरेज कंजम्पशन 900 इंटू 5 इंटू 3, 900 इंटू 5 इंटू 2, तो 900 इंटू 5 इंटू 2, सो दैट इज 9,000, वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया 9750, दैट इज द मिनिमम लेवल फॉर टी। So this way you can calculate all the levels whatever they have asked you for, okay? कुछ भी मिसिंग रहने तो अपन सब कुछ ढूंढ सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है। जो सिंपल था, है ना, आरटीपी का क्वेश्चन था बेटा ये नवंबर 20 का। चलिए अब मैंने यहाँ पे एक और सवाल आप लोगों के लिए रखा हुआ है, चलिए लेट्स स्टार्ट। An automobile company purchases 2,000 spare parts for its annual requirements. The cost per order is 240 rupees. Annual carrying cost of average inventory is 12.5%. Each spare part cost rupees 50. हर एक स्पेयर पार्ट जो है वो 50 रुपए का आता है। At present the order size is 3,000 spare parts. अब ऐसे हमने इतने सारे सवाल किए हैं जिसमें आपको दो लेवल्स होंगी, दोनों को कंपेयर करके कॉस्ट का डिफरेंस बताना होगा। तो सबसे पहले आपको बोला है कि EOQ का मॉडल से आपका कितना कॉस्ट सेव होगा, और उसने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि आपका नंबर ऑफ डेज 360 है, ऐसा सोच के करना, नंबर ऑफ डेज 365 मत सोचना, ठीक है। तो सबसे पहले उसने पूछा कि आप क्या करिए, EOQ से कितना कॉस्ट बचाओगे वो निकालो। तो उसके लिए हमें पहले EOQ निकालना पड़ेगा, राइट, हमें पहले EOQ निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले EOQ निकाल लेते हैं। EOQ के लिए एनुअल डिमांड कितनी है? 27,000। एनुअल डिमांड कितनी है? 27,000, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 240। कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट उसने कहा 12.5%, और हर एक स्पेयर पार्ट 50 रुपए का है, तो 50 रुपए का 12.5% कर लीजिए, 50 रुपए का 12.5% कर लीजिए, तो ये आंसर आ रहा है 6 रुपए 25 पैसे। और अब EOQ के फॉर्मूले से पहले EOQ निकालो, रूट ऑफ 2AO,
मतलब ट्वाइस ऑफ 27,000 इंटू 240, तो 2 इंटू 27,000 इंटू 240 डिवाइड बाय 6 रुपए 25 पैसे, उसका रूट कर लीजिए, आंसर आ रहा है 1440। आंसर आ रहा है बेटा 1440 रुपए। ये ईओक्यू लेवल आ गई हमारी, ये ईओक्यू लेवल आ गई। फिर उसने कहा कि कितना कॉस्ट सेव होगा अगर आप ईओक्यू करते हैं। तो अभी आप कितना ऑर्डर दे रहे हो, अभी आप 3-3 हजार ऑर्डर दे रहे हो एक साथ, बराबर है, और हमें ईओक्यू पे जाना है, तो हमारा कितना कॉस्ट सेव होगा। देखिए एकदम सिंपल है, क्या आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सेव होने वाला है क्या? आपको कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं। आप 3,000 का ऑर्डर करो या आप 1440 ऑर्डर करो, देयर इज नो डिस्काउंट, तो आपका बेसिक कॉस्ट तो सेव नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ही डिफरेंस आने वाला है। तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही लेने वाला हूं। बेटा आप ये सवाल देख सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, जो थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था ना, यहां मटेरियल का भी लिया गया, ऑर्डरिंग का भी लिया गया, कैरिंग का भी लिया गया, क्योंकि उसने एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी थी। लेकिन इस बार आपको सिर्फ ये पूछा है कि दोनों में डिफरेंस कितना आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो 3,000 ऑर्डर करोगे तो भी उतना है, और 1440 ऑर्डर करोगे तो भी उतना है, कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तो वो इररेलेवेंट हो जाता है, वो सेव नहीं होने वाला है, वो इररेलेवेंट है, वो सेव नहीं होने वाला। तो मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं आपके लिए सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए यहां पे लिख के रखता हूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेम अंडर बोथ ऑप्शंस। तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो उसे आप कंसीडर करो भी मत, उसे आप कंसीडर करो भी मत, ठीक है ना। इसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल सेम है बेटा दोनों ऑप्शंस में, तो इसको इग्नोर करते हैं अपन, ठीक है। डिफरेंस होगा तो कॉस्ट में सेविंग्स होगी, डिफरेंस है ही नहीं तो सेविंग कहां से होगी। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं और फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे, हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 27,000 और हम ऑर्डर कितना करने जा रहे हैं, हम ऑर्डर करने जा रहे हैं 1440। 27,000 ईओक्यू में 1440 यानी आ रहा है 18.75। तो मैं 19 ऑर्डर्स कंसिडर कर लेता हूं, 19 ऑर्डर्स कंसिडर कर लेता हूं, बराबर है, 19 ही कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि 18.75 ऑर्डर्स तो नहीं हो सकते। हाँ अब मैं 27,000 को 3,000 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं यहां पर 9। यहां मेरा ऑर्डर साइज 3,000 है, तो यहां 9 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 19 ऑर्डर और एक एक का 240 का खर्चा। 4560, यहां 9 ऑर्डर इंटू 240 का खर्चा, तो 2160। चलिए अब ऑर्डरिंग का आ गया, कैरिंग का खर्चा देखते हैं। कैरिंग का खर्चा किस तरीके से निकाला जाएगा, सिंपल है, पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालो। एवरेज इन्वेंट्री जिसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, क्योंकि देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। तो ऑर्डर साइज कितना है, इसमें 1440 है तो 720 यूनिट्स, और इसमें कितना हो जाएगा 1500 यूनिट्स। ऑर्डर साइज का हाफ। तो अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो अपने को पता ही है 6 रुपए 25 पैसे, तो आप इस 720 को 6 रुपए 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैरिंग कॉस्ट 720 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए 25 पैसे, चार 4,500, और 720 सॉरी 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए 25 पैसे, ये आ रहा है 9375। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, इस सिस्टम में टोटल कॉस्ट आ रहा है आपका 9,060, और इस सिस्टम में टोटल कॉस्ट आ रहा है 11,535। तो आपका सेविंग्स कितना होगा, आपका सेविंग्स हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 11,535 माइनस 9060 2475। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि सर आपने कहा था कि ईओक्यू में ऑर्डरिंग का कॉस्ट और कैरिंग का कॉस्ट सेम होता है, तो इसमें डिफरेंस क्यों आया। इसमें डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमने इसे डेसिमल्स में नहीं लिया। अगर आप डेसिमल्स में लेंगे ना 18.75, तो आपका आंसर बराबर इतना ही आएगा। मैं अगर 18.75 लेता था ना तो ये बराबर 4500 आता था। तो अगर आप डेसिमल्स में लोगे तो आपका आंसर बराबर मैच करेगा, और अगर आप डेसिमल्स में नहीं लोगे तो फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा।
अब स्टूडेंट्स में आर्ग्यू, स्टूडेंट्स में आज सर कि एग्जाम में कैसे करना है या हमारे इंस्टीट्यूट ने कैसे बताया है, तो आपको सही बताऊं तो आपके इंस्टीट्यूट के जब आप सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको यहाँ पे 18.75 ही देखने को मिलेगा कि आपको 18.75 ऑर्डर्स देने हैं और आपका ये 4500 पे दिया हुआ होता है, दोनों सेम ही होता है। तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डेसिमल्स में ले लेती है। नेक्स्ट उसने पूछा रीऑर्डर पॉइंट कितना होगा अगर लीड टाइम 12 दिन है। रीऑर्डर पॉइंट कितना होगा बेटा? रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बराबर ना। रीऑर्डर पॉइंट का ये क्या होता है? सो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये हमारा रीऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अब मैक्सिमम कंजम्पशन है कितना? हमारा 27,000 का कंजम्पशन हो रहा है 360 डेज में, तो हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है? 27,000 डिवाइड बाई 360 कर लीजिए, तो हमारा एक दिन का कंजम्पशन है 75 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम उसने खुद ने कहा है 12 दिन का है, लीड टाइम है हमारा 12 दिन का, बराबर। मैक्सिमम कंजम्पशन अपना निकाल लिया अपन ने 27,000 अपॉन 360, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन है 75 इसका, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 दिन से, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। 900 इज द रीऑर्डर लेवल। तो जब हमारा स्टॉक 900 पर आ जाए तो आप ऑर्डर दे दीजिए, जब हमारा स्टॉक 900 पर आ जाए तो आप ऑर्डर दे दीजिएगा, दैट इज रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 900। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड अंडर ईओक्यू मॉडल? कितने फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे ईओक्यू में? बेटा हमने निकाला कि ईओक्यू मॉडल में आपको टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 18.75 या 19 टाइम्स, बराबर। इतने टाइम्स आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, साल में है 360 दिन, तो नंबर ऑफ टाइम्स द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कैसे करोगे भाई? सीधा सीधा है, 360 दिन है और आपको साल भर में 18.75 टाइम्स ऑर्डर देना है, या 19 आप कंसीडर करो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 360 को डिवाइड कर देता हूं 18.75 से, मेरा आंसर आ रहा है 19.2। 19.2 इसका मतलब हर 19वें दिन मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। एवरी 19.2 डे, एवरी 19th डे आई मस्ट प्लेस ऑर्डर फॉर द गुड्स, ठीक है। तो इतने फ्रीक्वेंटली हमें इसका आंसर मतलब ऑर्डर्स जो है वो देने पड़ेंगे। तो एकदम सिंपल होता है, 360 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, हमने ऑलरेडी निकाला था, तो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 360 को बस उससे डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। कोई भी डाउट्स इस क्वेश्चन में? चलो अब फिजिकल कंट्रोल्स की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है वो नोट्स वगैरह देखे कि मटेरियल के इश्यू प्रोसीजर्स क्या है, फिजिकल कंट्रोल का क्या सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बिन्स हैं, 2 कंटेनर होते हैं। अपन क्या करते हैं, एक बड़ा कंटेनर एक छोटा कंटेनर, बड़े कंटेनर में से इश्यू करते रहते हैं और छोटे कंटेनर में रीऑर्डर लेवल जितना गुड्स सेफ रखते हैं। जिस टाइम पे आपको छोटा कंटेनर इस्तेमाल करना पड़ा उस टाइम पे आपको रीऑर्डर का प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो बस ये होता है 2 बिन सिस्टम, फिजिकली हम लोग उसे अलग अलग कर लेते हैं। दिस हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, बजट्स बनाए जा सकते हैं, परपेचुअल रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं, बराबर है। परपेचुअल रिकॉर्ड्स जिसमें बिन कार्ड, स्टोर्स, लेजर वगैरह बनाकर रखे हुए होते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस उसके साथ स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। प्लस सरप्राइज स्टॉक विजिट्स होती है, इसमें ध्यान रखिए। तो ये सब फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल्स हैं और कुछ नहीं जो आपको करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, याद रखिएगा कंटिन्यूसली बार बार आपको स्टॉक वेरीफाई करते रहना चाहिए। ये सब फिजिकल कंट्रोल में आता है। सिर्फ किताबें अच्छी रख लेने से बेटा ये सब हमारा स्टॉक भी सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मटेरियल इश्यू की प्रोसीजर क्या है? एकदम सिंपल है, MRN आएगा, स्टोर्स इश्यू कर दो, मतलब गुड्स इश्यू कर दो। दूसरा, हो सकता है जॉब, एक जॉब से गुड्स दूसरे जॉब पे ट्रांसफर हो जाए, तो उस टाइम पर मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है। ये स्टोर्स के साथ सेव नहीं किया जाता, मतलब स्टोर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जॉब ने दूसरे जॉब को दिया तो वो दोनों मिलकर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को बताते हैं, खाली स्टोर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस टाइम पे मटेरियल ट्रांसफर नोट बनती है। मटेरियल अगर स्टोर्स के पास वापस आ जाएगा तो हम लोग स्टोर्स डेबिट नोट या शॉप क्रेडिट नोट बनाते हैं। सो प्रोडक्शन वाला जो गुड्स लेके गया था स्टोर्स में से, वो अगर स्टोर के पास वापस माल लेकर आ जाता है तो उस टाइम पे स्टोर्स क्या करता है, उसे शॉप क्रेडिट नोट देगा या वो स्टोर्स को स्टोर्स डेबिट नोट दे देता है। सो दिस हाउ इट वर्क्स।
अब मैंने यहाँ पे एक और सवाल रखा है ईओक्यू का। ये क्वेश्चन वैसे कोई एग्जाम से नहीं लिया मैंने, लेकिन ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। EXC लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑन इट्स ऑर्डर मटेरियल्स एज अंडर। अलग अलग भाव पर अलग अलग प्राइसेस तय की गई है। 500 से कम अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 1200 के भाव पे मिलेगा। अगर 500 या 1000 तक अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 1180 के भाव में मिलेगा, सो देयर इज अ क्वांटिटी डिस्काउंट। 1000 से 2000 तक जाओगे तो देयर इज अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1160। 2000 से 3000 तक जाओगे देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ डिस्काउंट ऑफ एट 1140। बराबर ना, मतलब आपका 20-20 रुपया कम होते जा रहा है, क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। 3000 या ऊपर जा रहे हो तो 1120 का आपको प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी 5000 टन, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200 और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20%। प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20%, लेकिन किसका 20% किसका लूं? तो जब ऐसी वैरिंग ये होती है ना तो ईओक्यू निकालना पॉसिबल नहीं हमारे फॉर्मूले से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इन सारी लेवल्स के ऊपर चेक करेंगे कि अगर हमने ऑर्डर किया तो किसमें हमें सबसे सस्ता पड़ेगा। जिसमें सबसे सस्ता पड़ेगा ना बेटा, वही है जो आपके लिए ईओक्यू है। दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। दैट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। तो चलिए, इसके लिए भी हमें एक चार्ट बनाने की जरूरत है, और मैंने आपका टाइम बचाने के लिए चार्ट ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। यहां पर चार्ट बिल्कुल आपके लिए रेडी रखा है, ठीक है, क्योंकि आई नो यू नो हाउ टू सॉल्व, यू जस्ट नीड अ पुश अप, बस बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले एनुअल डिमांड देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है वहां पे, अलग अलग ऑर्डरिंग साइज, जैसे 400 टन, 500 टन, 1000 टन। देखिए 400, 500 से कम उसने बोला तो 1200 पे मिलेगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने अज्यूम किया कि मैं 400 पे ऑर्डर कर रहा हूं। फिर उसने कहा कि 500 होते ही आपको 1180 पे मिलेगा, तो मैं 500 पे ऑर्डर करके सोच रहा हूं कि कितना आएगा मेरे को। 1000 पे करते ही मेरा डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, 2000 पे करते ही डिस्काउंट और बढ़ जाएगा, 3000 करते ही और थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं हर लेवल पे अगर मैं ऑर्डर करूं तो मेरा खर्चा किस में मिनिमम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनुअल डिमांड, ऑर्डर आप कितना भी करो आपका एनुअल डिमांड चेंज नहीं होगा, 5000 का 5000 ही रहने वाला है। ठीक है, सो ये 5000 टन ही आएगा हर एक लेवल पे। प्राइस पर टन कितना है, हर एक में कम 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 होते जा रहा है, पहले 1200 फिर 1180, बराबर है ना। ये कैसे निकाला, इसमें से 20 कम करके, वैसे ही सब में कम हो गया, 1160, 1140, 1120, सब में 20 कम होते जा रहा है। उसके बाद बेसिक कॉस्ट कितना होगा, बेसिक कॉस्ट मतलब एनुअल डिमांड को प्राइस पर टन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बेसिक कॉस्ट हमारी आ गई, बराबर। ये बेटा बेसिक कॉस्ट आ गई, दैट इज फॉर 60 लाख, 59 लाख एंड सो ऑन। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना मेरा कॉस्ट में सेविंग होगा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे, सीधा सीधा एनुअल डिमांड है 5000 की, मैं ऑर्डर कितना करने जा रहा हूं, 400 ऑर्डर करने जा रहा हूं, तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे 12.5। तो 12.5 है तो मैं कितना उसे राउंड ऑफ कर लूं 13 ऑर्डर्स पर। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं 13 ऑर्डर्स पर। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं या आप इसे डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसे डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना एक काम करता हूं, ज्यादा क्वेश्चंस में उन्होंने ना डेसिमल का अप्रोच रखा हुआ है, तो मैं भी डेसिमल पे ही जाता हूं। ज्यादातर क्वेश्चंस में उन्होंने डेसिमल्स का अप्रोच रखा है, तो मैं भी डेसिमल्स के हिसाब से ही करता हूं। यहां पर 5000 डिवाइड बाय 400, वैसे यहां 5000 डिवाइड बाय 500। ठीक है, अगर आप डेसिमल नहीं करोगे तो आपको यहां पे 13 ऑर्डर्स लेना है। आंसर दोनों राइट है, इस बात को याद रखना, आंसर दोनों राइट है, एक भी रॉन्ग नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। 10 ऑर्डर्स, नेक्स्ट 5000 डिवाइड बाय 1000, यहां पर आएगा 5000 डिवाइड बाय 2000 का मैं ऑर्डर दे रहा हूं, यहां आ रहा है 5000 डिवाइड बाय 3000, तो आ रहा है तो 2.5, 1.67 एंड ऑल दैट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, पर ऑर्डर मुझे कितना खर्चा आता है, 1200 रुपए खर्चा आता है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर बेटा मेरा खर्चा है 1200 रुपए, बराबर है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है दिस इनटू दिस, तो 15,000, ऐसा सब पर निकाल लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जो है आप सीधा सीधा ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाओगे। नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा मिल गया, तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया।
ठीक है ना, एकदम सिंपल हमने कर लिया। याद रखिए अगर आप डेसिमल्स में नहीं ले रहे हैं तो आपका यहाँ 13 ऑर्डर्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर्स और यहाँ पे 2 ऑर्डर्स, इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और आंसर दोनों राइट है, याद रखिए इस बात को। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना है, उसने खुद ने कहा था कि 20% है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑन टू प्राइस पर टन। तो प्राइस पर टन हमारा 1200 था, 1200 का 20%, ठीक है ना। तो वैसे ही हर बार प्राइसेस कम होती गई, प्राइसेस कम होती गई, बराबर। 1180 का 20%, फिर 1160 का 20%, फिर इसका 20%, फिर इसका 20%। अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। एवरेज इन्वेंट्री हम होल्ड कितनी करेंगे, याद है फॉर्मूला, ऑर्डर साइज का हाफ। ऑर्डर साइज का हाफ, ऑर्डर साइज कितना है, 400 है बेटा हमारा ऑर्डर साइज, तो इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। तो ये हो रहा है कितना, 400 का हाफ, सो दैट इज 200। वैसे ही सबका हाफ कर लिया भाई, सबका ऑर्डर साइज अपने हाफ कर लिया, तो 200, 250, 500, 1000 और 1500। और जितना हमारा ऑर्डर साइज आ रहा है, मतलब एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है, इसे आप क्या करिए, कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए, तो एक एक लेवल का आपको कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। एक एक लेवल का बेटा आपको कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और अब हम तीनों कॉस्ट का टोटल करेंगे, तो जिसमें सबसे सस्ता है वो वाला हमें करना पड़ेगा। तो हमें सबसे सस्ता मिल रहा है ये वाला 59,22,000। तो यस, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। ये जो 1000 टन्स वाला है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, इसके ऊपर आपको इसे ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स आप ऑर्डर करते रहिए, ठीक है ना बेटा, 1000 यूनिट्स आप ऑर्डर करते रहिए। तो दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। फिर उसने आपको एक और सवाल यहां पे पूछा है कि अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं होगी और प्राइस पर टन सीधा 1500 रहेगा तो आप क्या करोगे। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है नहीं, सीधा प्राइस पर टन 1500 रुपए है, तो प्राइस पर टन 1500 है तो उसका 20% कैरिंग कॉस्ट भी मिल जाएगा। हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट, एनुअल डिमांड कितनी, एनुअल डिमांड है हमारी 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, कैरिंग कॉस्ट कितना, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1500 के हिसाब से उसने कहा था, बराबर है ना, 1500 का 20%, कोई क्वांटिटी डिस्काउंट अब है नहीं, 1500 का 20%, जो कि हो गया बेटा 300, जो कि हो गया 300। तो अब फॉर्मूला लगाओ, 2AO अपॉन सी, राइट, EOQ का डायरेक्ट फॉर्मूला। सो रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 300 कर लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा 5000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 300, और फिर इसका रूट लिया 200 यूनिट्स। सिंपल, 200 यूनिट्स का हमारा EOQ आ जाएगा। तो इतना इजी ये सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहां पे कराया आपको। अब स्टोर्स लेजर्स की बात करते हैं, स्टोर्स रिकॉर्ड्स की। स्टोर्स के रिकॉर्ड्स 3 फॉर्म्स में रखे जा सकते हैं, बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, स्टोर्स लेजर। बिन कार्ड क्या होता है, ये आप जो बिन्स देख रहे हैं, ये कंटेनर्स देख रहे हैं, उसके ऊपर ये जो चिट्ठी लगाई हुई है ना, इसे ही बिन कार्ड कहते हैं। तो बिन कार्ड की खासियत ये डायरेक्ट बिन्स पे होती है, पूरे फैक्ट्री में स्प्रेड की हुई होती है, और ये थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, बराबर है ना, ग्रीस लगेगा, डर्ट लगेगा, उठाने वाले बराबर उठाएंगे नहीं, ये होता है। इसमें सिर्फ क्वांटिटीज होती है, उसमें रुपीज नहीं होता है, ये स्टोर डिपार्टमेंट वाला खुद रखता है। और इसमें अच्छी चीज ये है कि इसको चेक करना बड़ा आसान होता है, इधर देखा कि कितना है, अंदर देखा उतना है या नहीं, फिनिश। नेक्स्ट, स्टॉक कंट्रोल कार्ड। स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होता है, जो स्टोर वाला क्या करता है, अपने स्टोर के मतलब उसके पास जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें फाइल्स में अटैच करके रखता है। इसेंशियल आप देख सकते हैं, ड्रग स्टॉक कंट्रोल कार्ड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आया, कहां से आया, कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या, बैलेंस कितना है, कंटिन्यू जब भी वो माल लाता है या देता है तो उस टाइम पे इसमें एडजस्टमेंट्स करते रहता है, लाया ले जाए एडजस्टमेंट्स करते रहा, तो इसमें वो सिर्फ क्वांटिटीज लिखता है। तो स्टॉक कंट्रोल कार्ड और स्टोर लेजर में सिर्फ इतना फर्क है कि एक तो ये स्टोर कीपर रखता है, एक तो ये स्टोर कीपर रखता है, और दूसरा इसमें रुपीज नहीं होता,
बराबर है, इसमें रुपीज नहीं होता। यही चीज अगर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला करेगा तो उसे हम लोग स्टोर्स लेजर कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला इसे स्टोर्स लेजर कहता है। वो क्वांटिटी भी लिखता है, रुपीज भी लिखता है, बराबर ना, वो रुपीज भी लिखता है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला मेंटेन करता है। दिस इज अ स्टोर्स लेजर, ठीक है, दिस इज अ स्टोर्स लेजर। सो इसमें क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो GRN, MRN उन सब के बेसिस पे ये सब बनाए हुए होते हैं। तो स्टोर्स रिकॉर्ड, बाकी सब तो हम लोगों ने देख लिया। बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर डिफरेंस हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, बिन कार्ड्स वगैरह या स्टॉक कंट्रोल कार्ड में जब जब माल आया गया तुरंत एंट्रीज की जाती है, लेकिन स्टोर लेजर में तो क्या करते हैं वो लोग, हफ्ते के हफ्ते एंट्रीज करते होंगे या महीने के महीने करते होंगे। ये कोई डेली नहीं होता है, डेली इमीडिएटली नहीं होता है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री स्टॉकआउट्स की। इन्वेंट्री स्टॉकआउट्स का मतलब हो जाता है जब स्टॉक खत्म हो जाएगा। जब स्टॉक खत्म हो जाएगा, जब आपके पास में स्टॉक चाहिए होगा लेकिन नहीं होगा, उसे इन्वेंट्री स्टॉकआउट कहते हैं, उसे इन्वेंट्री स्टॉकआउट कहते हैं। लेकिन इन्वेंट्री स्टॉकआउट होने से नुकसान क्या होगा, तो बेटा आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। आपकी जो रेपुटेशन होती है ना वो डैमेज हो जाती है। याद रखिएगा, आप प्रॉफिट में नुकसान करोगे, ये सब नुकसान हो जाता है इन्वेंट्री स्टॉकआउट होने से। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री स्टॉकआउट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है ना। अननेसेसरी आप बहुत सारा स्टॉक भी तो मेंटेन नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ मेंटेन करना होता है, एक बैलेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी है और कितनी इन्वेंट्री जो है मतलब हमें स्टॉक आउट हम लोग बियर कर सकते हैं। चलिए, अब इसका एक सवाल यहां पे रखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, बच्चे सवाल ही देख के डर जाते हैं, लेकिन आपका डर हटाने के लिए बस ये सवाल मैंने यहां पे रखा हुआ है रिवीजन करने के लिए। IPL Limited uses a small casting in one of its finished products. The castings are purchased from a foundry. IPL Limited purchases 54,000 castings per year at a cost of 800 per casting. Castings are used evenly throughout the year in the production process on a 360-day year basis. Company estimates that it costs 9,000 to place a single purchase order and about 300 to carry one casting in inventory for a year. तो उसने कैरिंग का कॉस्ट दिया, उसने ऑर्डरिंग का कॉस्ट दिया, उसने 360 दिन का साल है, उसने एनुअल डिमांड भी आपको दे दी कि आप 54,000 ये करते हैं, एक एक की कॉस्ट भी दी हुई है। The high carrying cost result from the need to keep the castings in a carefully controlled temperature and humidity conditions from high cost of insurance. Delivery, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, डिलीवरी टेक्स 6 days जनरली, मतलब एवरेज टाइम है 6 दिन, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days। मतलब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 10 days है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 days है। लेकिन उसने यहां पे एक और चीज आपको बड़ी स्पेशल दी थी, द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन बिलो। तो 6 दिन पर आएगा उसका 75% चांस है, 7 दिन में आएगा इसका 10% चांस है, ऐसे ही 8, 9, 10 दिन में आएगा, ऐसे सबका 5-5% चांस है। मैंने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का नहीं लिया है क्योंकि मैं सिर्फ चाहता था कि आपका डर हट जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पे सिर्फ 2 रेलिवेंट जो क्वेश्चन है मेरे लिए उतने ही लिए हैं। एक तो इसका ईओक्यू निकालकर बताओ, तो ईओक्यू तो निकालना मेरे लिए कितना आसान है, ठीक है ना। चलो इसका ईओक्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, √2AO अपॉन सी। फॉर्मूला ये √2AO अपॉन सी, राइट। मेरा काम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है और कुछ नहीं, बराबर। सो मैं बिल्कुल वैसे ही करने जा रहा हूं। तो मैं आपके लिए जो रेलिवेंट है वही यहां पे करने वाला हूं। सो एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन, ordering cost is given, carrying cost is given, 2 obviously बात है, so √2 multiply by 54,000 which is the annual demand upon यहाँ पे एक तो 9,000 और 300, so 9,000 हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और 300 हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है ना। 300 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 300, उसका रूट किया, आंसर आ रहा है बेटा 1800 यूनिट्स। आंसर कितना आ रहा है, 1800 यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज द ईओक्यू। ये तो बड़ा आसान था, ठीक है। अब यहां पर बच्चे डरते कहां हैं, तो वो इस क्वेश्चन से डर जाते हैं। बस यहां पर मेरे को आपका डर हटाना है। assume that the company is willing to assume a 15% risk of being out of stock. What would be the safety stock and the reorder point? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको समझना है कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि 15% हम रिस्क लेने को तैयार है आउट ऑफ स्टॉक होने की। तो सेफ्टी स्टॉक यानी मिनिमम स्टॉक हमें कितना मेंटेन करना चाहिए और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। 15% अगर आप रिस्क लेने को तैयार है
15% अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप ये सोचोगे कि हमारा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम सिर्फ 7 दिन है, बस इतना फर्क है, बस इतना वो कहना चाह रहा है। 15% बोले तो देखो, ये 5 ये 5 ये 5 ऐसे 15%, ठीक है। मतलब आप ये सोचोगे कि हमारे मैक्सिमम डिलीवरी 7 दिन में आ जाएगा। हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना, 7 दिन। हमारे को 7 दिन में गुड्स आ जाएगा, ठीक है। 8 9 10 दिन में नहीं आएगा, अपन चांस लेने को तैयार है, 15% रिस्क लेने को तैयार है, अपने हिसाब से 7वें दिन गुड्स आ ही जाएगा। तो हमारे लिए ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, बस अपना काम हो गया। रीऑर्डर पॉइंट उसने पूछा है, रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर पॉइंट का बेटा फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बराबर है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना, पहले तो कंजम्पशन निकालो। हमें 54,000 ये लगता है, और वो भी 360 दिन में, तो हमें कंजम्पशन मिल जाएगा। 54,000 को डायरेक्टली 360 से डिवाइड कर दो तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस बार कंजम्पशन में मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम कुछ दिया नहीं है, तो जितना कंजम्पशन है वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेज है। सो 54,000 को सीधा 360 से डिवाइड कर दो तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं यहां पर, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला आरओएल का, ईओक्यू तो हमने निकाल लिया 1800 यूनिट्स, बराबर ना। अब आरओएल का मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है भाई, सीधा सीधा 54,000 को 360 से डिवाइड कर दो तो हमें एक दिन का कंजम्पशन मिल जाएगा, बराबर ना। एक दिन का कंजम्पशन मिल जाएगा, 54,000 डिवाइड बाय 360 कितना हो रहा है भाई, 150 यूनिट हो रहा है, 150 यूनिट हो रहा है, ठीक है ना। 150 यूनिट हो रहा है, दैट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन। सो 150 यूनिट हो रहा है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अपन कितना लेने को तैयार है, हम 15% की रिस्क ले रहे हैं, बराबर ना। हम बेटा 15% की रिस्क ले रहे हैं, तो अपन ये 7 ही दिन समझेंगे। सो फिर 150 इंटू 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1050। ये क्या है, दैट इज द रीऑर्डर लेवल। 1050 हमारे लिए क्या है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और फिर उसने सेफ्टी स्टॉक पूछा या मिनिमम लेवल पूछा, तो आरओएल तो हमने निकाला है, फिर बस इसमें से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड करने का है। तो सेफ्टी स्टॉक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन, वैसे ऊपर लिखा हुआ ही है। सो 1050 माइनस एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन तो रोज का 150 ही है, चाहे एवरेज हो, चाहे मिनिमम हो, चाहे मैक्सिमम, वो 150 ही है, क्योंकि उसने और कंजम्पशन बताया ही नहीं आपको। बस रीऑर्डर पीरियड आपको एवरेज वाला लेना है। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है, उसने खुद ने कहा था कि जनरली डिलीवरी 6 दिन में आ जाती है, मतलब एवरेज है 6 दिन का, तो 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। सो 1050 में से 150 इंटू 6 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 150 इंटू 6 900 होता है, तो 1050 में से 900 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ जाएगा 150 यूनिट्स। फिनिश, खत्म। बस इतना करना है आपको, बस इतना करना है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल ये सब पढ़कर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन में डरने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि 15% रिस्क है, तो आप ये पीछे के 3 इग्नोर करो। आप ये सोचो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ना। तो फिर हमारा पहले आरओएल का फॉर्मूला लगा है, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कंजम्पशन निकाला, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 दिन अपन ले रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। और सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आरओएल पहले ले लो जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, उसमें से मिनिमम कंजम्पशन इनटू सॉरी एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकाल लो। कंजम्पशन तो निकाला ही था, एवरेज रीऑर्डर पीरियड उसने खुद ने कहा था 6 दिन का, सिंपल एज दैट, ठीक है। किसी को कोई क्वेरीज हो तो बेटा बिंदास पूछो, कुछ भी क्वेरीज अगर किसी को हो तो बिंदास पूछिए, ठीक है। तो ये 2 ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन में। आप जब स्टडी मटेरियल में देखो तो उन्होंने 5-5 सब क्वेश्चंस दिए, लेकिन वो सब रेलिवेंट नहीं है। डिफिकल्ट वाला ये वाला था, तो ये वाला मैंने करा दिया। इसके अगला वाला सेम उन्होंने करके दिया है, वहां पे सिर्फ उन्होंने 5% रिस्क लिया है। 5% रिस्क बोले तो फिर आप सिर्फ ये वाला हटाओगे, 9 दिन का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लेके करोगे, लाइक दिस, ठीक है। तो दैट वाज इट। चलिए आगे चलते हैं। अभी कोई डाउट्स यहां पर, यहां तक कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज? फाइन, ओके, चलो आगे चलता हूं फिर मैं। तो ईओक्यू और ये सब तो हमने कर लिया, बात करते बेटा एबीसी एनालिसिस की।
एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब आप इन्वेंट्रीज को कैटेगराइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, उसे कहते हैं एबीसी एनालिसिस। ए कैटेगरी जो सबसे कम होती है क्वांटिटी वाइज सिर्फ 10% 20% क्वांटिटी होगी, लेकिन वैल्यू वाइज 70-80% वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। मीडियम या बी कैटेगरी क्या होती है? जिसमें क्वांटिटी भी 20-30% होती है और उसका वैल्यू भी। और सी कैटेगरी जिसकी क्वांटिटी तो भरपूर होती है लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम होता है। ठीक है। सो इसमें सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ए कैटेगरी। याद रखिएगा, इसको एक और 70-20-10 एनालिसिस भी कहते हैं, 70-20-10 एनालिसिस। ठीक है। या 10-20-70 भी कह सकते हो। 10% क्वांटिटी 70% वैल्यू, 20% क्वांटिटी 20% वैल्यू, 70% क्वांटिटी और सिर्फ 10% वैल्यू, लाइक दैट। अब ये एक सवाल है जो May 21 के पेपर में आया था 5 मार्क के लिए। ये वाला सवाल हम अभी करने वाले हैं। नाउ MM Limited has provided the following information about the item in its inventory. आइटम कोड नंबर दिया है, उसके यूनिट्स दिए गए, उसका यूनिट कॉस्ट भी दिया गया है। MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting 15% or above of total inventory cost as A category. Fantastic. उन्होंने कितना अच्छा दिया था, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसमें उन्होंने खुद ने कह दिया है कि जो 15% और अबव है ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट उसको ए कैटेगरी दे दो। आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट उसे सी कैटेगरी में डाल दो, और बाकी के आइटम्स को बी कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है। तो MM लिमिटेड ने ऑलरेडी क्लासिफाई करके आपको दे दिया है। उसने 3 चीजें आपको दे दी है कि 15% या उससे ऊपर है तो उसे ए कैटेगरी, 6% या उससे नीचे है तो उसे बी कैटेगरी, सॉरी सी कैटेगरी, और जो बच गए बीच में वाले वो सब बी कैटेगरी में डाल दो। ठीक है। तो इतना अच्छा उसने आपको दिया था। उसने खुद ने आपको कह दिया कि किसे ए में डालना है, किसे बी में, किसे सी में। You are required to rank the items on the basis of total percentage of total inventory cost. तो मतलब आपको total inventory cost निकालनी पड़ेगी और उसके percentages निकालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से रैंकिंग करनी है। दूसरा, classify the items into A, B, C categories as per ABC analysis of inventory control adopted by MM Limited. मतलब जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से आपको उन्हें ABC कैटेगरी में भी डालना है। तो आपको रैंकिंग भी करनी है परसेंटेज के हिसाब से और एबीसी कैटेगरी में भी डालना है इसको। ठीक है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं यहां पर। नाउ अब यहां पर ये मेरा एक्चुअली पहले का सॉल्व है। चलिए एबीसी कैटेगरी। चलिए अब उसने क्या क्या दिया है आपको, आइटम कोड नंबर, यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट आपको दिए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे आइटम नंबर में ये डाल देता हूं सबसे पहले आइटम कोड्स, दैट इज 101 102 101 102 103 104 105 एंड 106, राइट। तो ये सारे हमारे आइटम नंबर्स हो गए। यूनिट्स कितने कितने हैं? 25 350, आपको पता ही होगा। ये सारे कॉलम्स हमें डालने पड़ते हैं। यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, फिर इसकी रैंकिंग की जाती है। तो 25 350 75 225 और 75। वैसे ये जनरल हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें कुछ कॉलम्स की आपको जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ कॉलम्स की इसमें आपको जरूरत नहीं है। जैसे परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली उसने कहा था कि रैंकिंग सिर्फ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट पर करिए। तो आपको इस कॉलम की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर भी ये जनरल फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसे करके बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100। ठीक है। तो हमने सभी के परसेंटेजेस ले लिए, सबके परसेंटेज ले लिए। 25 डिवाइड बाय 750 परसेंट लिया 3%, 300 डिवाइड बाय 750 40%, 50 डिवाइड बाय 750 6%। ऐसे हमने सबके परसेंट ले लिए और परसेंट का टोटल ले लिया, तो वो आ गया बेटा 100%। अब यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। एक एक की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए, 1 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, हाँ 10 रुपए भी नहीं आना है वो, देखा। उसके बाद 80 8, ठीक है 80 8। उसके बाद में 2 रुपए 12 रुपए, ठीक है 2 रुपए 12 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो
इतने यूनिट्स है, इतना उनका कॉस्ट है। तो एक बार हमने टोटल कॉस्ट इनकी फिल कर ली, बराबर है। टोटल कॉस्ट बेटा अपन ने फिल कर ली, कैसे किया, 25 इंटू 5 50, तो ये आ गया हमारा कितना, तो वन थिंग क्या वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो अननेसेसरी डेसिमल्स। ये 50 रुपये, 1 रुपये, 80 रुपये, तो अपन मल्टीप्लाई करते चले गए। 25 इंटू 50 1250, 30 इंटू 1 30, मतलब 300 इंटू 1 300, इस तरीके से कर लिया। और जैसे हमने रैंकिंग यूनिट वाइज किया था वैसे ही अब उनके कॉस्ट वाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिस डिवाइड बाय 7500 इंटू 100, ये हमारा आ रहा है 16.667%। वैसे ही सबको फिल कर लिया हमने, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 100%, राइट। सबके परसेंटेजेस निकाल लिए और फिर उसने कहा था कि इसका रैंकिंग करिएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, उसके हिसाब से आप उसका रैंकिंग करिए। तो चलो उसकी रैंकिंग करता हूं। सबसे टॉप कौन सा है भाई, ये 103 नंबर वाला। उसके बाद आता है ये सेकंड नंबर वाला 16.67, उसके बाद ये जहां 12 है वो हो जाएगा थर्ड। अब सब छोटे छोटे हैं, 8 6 और 4, तो 8 वाला हो जाएगा 4 नंबर, 6 वाला 5 नंबर, और जो सबसे छोटी कैटेगरी है उसे हम लोग 6 नंबर पर डाल देते हैं। सो दिस इज द रैंकिंग एज पर एबीसी कंट्रोल, एज पर नॉट एबीसी कंट्रोल, एज पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये सवाल एग्जाम का है, आप समझने की कोशिश करिए, ये सवाल एग्जाम का है। ये तो उसका रैंकिंग हो गया। अब अगर हमें इसका कैटेगरी निकालना है, अब अगर हमें इसका कैटेगरी निकालना है कि भाई ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, तो वो भी हम लोग इजीली कर लेंगे। अब उसने खुद ने कहा था जो 15% और उसके ऊपर वाले हैं वो सब ए कैटेगरी, 15% और उसके ऊपर वाले ये दो है। 103 नंबर, तो 103 नंबर, उसके बाद उसके यूनिट्स कितने थे 50, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स उसके कितने थे 6.67। उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट कितना था, उसका टोटल कॉस्ट था 4000, और उसका परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना था, तो दैट वाज 53.33%। तो ये हमारी ए कैटेगरी। वैसे ही हमारा ए कैटेगरी में एक और आने वाला है, हमारे ए कैटेगरी में एक और आने वाला है 101 नंबर, 101 नंबर। ठीक है, तो 101 नंबर में क्वांटिटी कितनी 25, 101 नंबर में क्वांटिटी कितनी 25। परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कितना था, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स 3%। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितना, तो टोटल कॉस्ट था उसका 1250, बराबर है, और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना है 16.667। ये हमारे ए कैटेगरी वाले हो गए। वैसे ही बी कैटेगरी वाले कौन कौन से होंगे, तो बी कैटेगरी में हमारे को, अच्छा बी कैटेगरी सबसे लोएस्ट लास्ट वाली बैलेंसिंग फिगर वाली कैटेगरी होती है। उसने कहा था कि सी कैटेगरी में वो डाल देना आप जो 6% या उससे लेस होंगे, 6% या उससे लेस वाले वो इसमें चले जाएंगे। अच्छी बात है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 6% और उससे लेस वाले कौन कौन है, भाई 6% में आता है एक तो ये ये वाला 4 वाला, तो उसका पूरा डेटा अपन ने लिख लिया यहां पर, का पूरा डेटा अपन ने लिख लिया। और उसके बाद 4% वाला आ गया, 4% वाला आ गया, और अब 6% वाला, ये 105 नंबर, 105 नंबर, ये 6% वाला, ये बेटा 6% वाला, तो ये भी सी कैटेगरी में आ जाएगा। और अब जो बचे हैं, अब जो बचे हैं वो है बी कैटेगरी वाले। तो बचे कौन कौन से भाई, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो 104 और 106 बाकी है। 104 आप देख सकते हैं जो 8% कैटेगरी वाला है, और 106 जो है वो 12% कैटेगरी वाला है। तो बस ये हमें लेना है यहाँ पर, ये हमें लेना होगा,
104 और 106 वाले, और 106 वाले तो ये सब अपन ने फिल कर लिया है, 8% और 12%। सो अब ये मेरा पूरा चार्ट जो है रेडी हो गया है, सब टोटल्स भी मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं ए कैटेगरी में सारे 15% के ऊपर वाले हैं, ठीक है। बी कैटेगरी में सब 8% 12% वाले हैं, और सी कैटेगरी में 6% या उससे लेस वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द रैंकिंग नंबर ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटीज, ए कैटेगरी की क्वांटिटीज है सिर्फ 10% की, बी कैटेगरी की 20% की, और सी कैटेगरी की 70% क्वांटिटीज हैं। और वैल्यू वाइज 70% का सिर्फ 10% है, बी कैटेगरी का 20% है, और इसका 70%। तो एकदम परफेक्ट है, 10-20-70 10-20-70 काइंड ऑफ, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल बराबर है ये। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन May 21 एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। चलो, तो दिस वाज ABC। सिमिलर एक और क्लासिफिकेशन है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जो सबसे फास्ट होता है वो स्टोर्स के एकदम सामने रखा हुआ होता है, एकदम इश्यू पॉइंट के नजदीक होता है, वो फास्ट मूविंग है। स्लो मूविंग कहीं छुपा के रखते हैं, बराबर है, क्यों एकदम स्लो मूव होते हैं, वो ऑब्सोलीट होने का चांस ज्यादा होता है। नॉन मूविंग जो हिलते ही नहीं है। वैसे ही वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल यानी वो जो नहीं रहा तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसेंशियल वो जो होना चाहिए, मतलब लेकिन अगर नहीं रहा तो प्रोडक्शन सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। डिजायरेबल जो ऑप्शनल है, नहीं भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट बोले तो सबसे ज्यादा कॉस्ट वाला, लो कॉस्ट जो सबसे कम है, और मीडियम वाला मीडियम में आएगा। वैसे ही आपको कुछ रेशियोज निकालने पड़ते हैं, रेशियो एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, वो भी इस चैप्टर में कवर्ड अप है। वो कौन कौन से रेशियो है? एक है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट, उसके बीच में का रेशियो देखता है कि आउटपुट में इतना आना चाहिए था और हमने इनपुट इतना लगाया, तो हमने अच्छा किया या खराब किया, वो ये रेशियो चेक करते रहता है कंजम्पशन का, ठीक है। और दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये काफी काम का है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो तो अभी जो सबसे लास्ट पेपर हुआ December 21, उसमें आया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और वो भी कंपलसरी क्वेश्चन में आया था। हाई टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर, जितना ज्यादा टर्नओवर यानी उतना फास्ट रोटेशन होता है, जितना ज्यादा टर्नओवर यानी उतना फास्ट उसका रोटेशन होता है, बराबर है। सो इट मींस दैट इट्स अ फास्ट मूविंग आइटम। और लो टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि यार ये इन्वेंट्री जल्दी हिलती ही नहीं है, एक बार आती है 6-6 महीने अपने पास में रह जाती है। सो लो टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि इसमें अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट हमारा लॉकअप होते जा रहा है और कुछ नहीं। ये निकाला कैसे जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते कैसे हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करके ये मिल जाता है। एवरेज स्टॉक बोले तो हाफ ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और एक और फॉर्मूला यहां पर आता है कि कितने दिन आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो। अगर आप 360 या 365 डेज को इस रेशियो से डिवाइड कर दोगे या 12 मंथ्स को उससे डिवाइड करा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री कितने दिन या कितने महीने आपके पास में रहती है। याद रखना, जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उतना अच्छा, उतने फास्ट इन्वेंट्री जाती है हमारी, ठीक है। तो चलिए इसका सवाल करेंगे December 21 का, ये 5 मार्क का सवाल, ठीक है। और कंपलसरी क्वेश्चन का ये सवाल था, XYZ Limited uses two types of materials, material A, material B in the production process and provided the following data. Opening stock दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक A का भी B का भी। वेरी गुड, ठीक है। और ये उसने एक्चुअली रुपीज में कैसे दिया है? ये रुपीज नहीं होना चाहिए। एनीवेज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों का, नंबर ऑफ डेज जिसके लिए इन्वेंट्री होल्ड की जाती है, एंड बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस गिव योर कमेंट्स। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, ये यहां पे लास्ट में देते हैं। मतलब आप पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर दो और उसके बाद में लास्ट में देते हैं कि आपको 360 दिन का ही साल लेना है, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, हमें 360 के हिसाब से करना है। वैसे इसने यहाँ रुपीज दिया है, ठीक है। रुपीज होना नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम रुपीज करेंगे, ठीक है। रुपीज तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेके ही करते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं करते हैं।
चलिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सो अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस प्लस दिस माइनस दिस कर लो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। कम ऑन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको आरएम कंज्यूम मिल जाएगा। आपको आरएम कंज्यूम जो है वो मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 30 प्लस 90 माइनस 20, तो 30,000 प्लस 90,000 माइनस 20,000, ये हो गया 1,00,000। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 30,00,000 30,000 और 90,000, एक 20 में से 20 गया, बचा कितना? 1,00,000, ये आ गया। वैसे इसका करो 32 प्लस 51, 32,000 प्लस 51,000, और क्या सब्ट्रैक्ट करने का है? 14,000, ये हो रहा है 69, ये हो रहा है बेटे 69, 3 माइनस 14, 69 बराबर है। तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर हमें एवरेज स्टॉक निकालना होता है। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 30 प्लस 20 अपॉन 2, 30 प्लस 20 अपॉन 2। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? 30,000 प्लस 20,000 यानी 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 25,000। पहले वाले का कितना आ जाएगा? 30 प्लस 20 50, 50 अपॉन 2। वैसे ही 32 प्लस 14 46 आई गेस, है ना? 32,000 प्लस 14,000 46, 46 डिवाइड बाई 2, 23,000 का मेरा एवरेज स्टॉक एकदम इजीली हमारा आ गया बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आरएम कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, सो दिस डिवाइड बाय दिस, सो दिस डिवाइड बाय दिस 4, और वैसे ही इसका आ रहा है 3, वैसे ही इसका आ रहा है 3। नंबर ऑफ उसने वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा है क्या? उसने ये पूछा है कि कितने दिन आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, कितने दिन आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज होल्ड, सिंपल है ये भी। कैसे करते हो बेटा? 360 को इससे डिवाइड करने का, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, 360 को उससे डिवाइड करिए जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, और फिर आपका आंसर आ गया कि पहले वाले को 90 डेज होल्ड करना पड़ता है, दूसरे वाले को 120 डेज। फिर उसने कहा था कि कमेंट्स करिए, बहुत इजी है। अब कमेंट्स में क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे मटेरियल ए इज हैविंग हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, material A is having a high inventory turnover ratio which implies a fast moving item। ठीक है, वैसे मटेरियल बी जो है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है, तो वो एक स्लो मूविंग आइटम है। Since inventory turnover ratio of B, ये एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखना चाहिए आपको, is less, it implies investment is getting locked up, investment is getting locked up, spelling mistake आप इग्नोर करना थोड़ा, locked up in this stock। ठीक है, तो बस ये आप कमेंट्स लिख दो, बस हो गया काम। मेन तो ये कैलकुलेशंस थे जो हमारे बिल्कुल सही आए। ठीक है, सो एकदम इजीली हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। ये एकदम आपके रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही गया होगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो इसके बाद में अब आगे चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज के तरफ। तो कौन कौन सी मेथड्स है जिसपे हम लोग मटेरियल्स इशू करते रहते हैं? एक है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अगर आप कोई स्पेसिफिक मटेरियल मंगाते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो उसे उसी जॉब में चार्ज किया जा सकता है। जैसे हमने मूर्ति एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंगाई थी, तो वो उसी में चार्ज होगी, वो दूसरे में नहीं जाएगी। फीफो, पहले आया पहले गया, ऐसा अजम्पशन होता है, बराबर है। ग्रोसरी स्टोर्स में जैसे मिल्क का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था आपको, मैंने फैक्ट्रीज में ये कैसे होता है वो भी आपको बताया था, बराबर है। फैक्ट्रीज में किस तरीके से ये ऐसे रखा जाता है, इधर से लोड करते हैं इधर से अनलोड, और वो ग्रेविटी के बेसिस पे बराबर नीचे नीचे आते रहता है। ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे किस तरीके से फैक्ट्रीज में काम चलता है, बराबर है। चलिए, फीफो का यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी आ रही है वैसे वैसे इश्यूज होते जा रहे हैं। अब जैसे ये ओपनिंग है, नया आया उसके नीचे रखा, फिर जब इश्यू होगा
तो ये पहले 1 रुपए वाला जो पुराना वाला था वो इशू होगा 100 क्वांटिटी, और फिर उसके बाद ये 1.5 रुपए वाला इशू होने वाला है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज फीफो। लीफो होता तो इसका ऑपोजिट। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी आया पहले गया, बराबर है। जैसे ये वाले एग्जांपल्स, जो आखिरी डाला गया होगा वही सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ लीफो, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है? जब आप यहाँ पे, आप जब फैक्ट्रीज में यहाँ पे ब्लॉकेज होता है और यहीं से डालना है यहीं से निकालना है अगर रैक्स में, तो फिर आपको लीफो का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्फ्लेशन के केसेस में क्या होता है? अब आप एक चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा, जब प्राइसेस बढ़ रही है तो लीफो प्रॉफिट कम दिखाएगा, लीफो अच्छा है। जब प्राइसेस गिर रही है तो फीफो प्रॉफिट कम दिखाएगा, फीफो अच्छा है। एफ एफ फॉलिंग फीफो, राइट? फॉलिंग में फीफो अच्छा, फॉलिंग में फीफो अच्छा, और राइजिंग में लीफो अच्छा। अच्छा किसे कहते हैं? जो प्रॉफिट कम दिखाए उसे अच्छा कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉफिट कम दिखाए, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाए और मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट ज्यादा दिखाए उसे अच्छा कहते हैं, ठीक है। तो फॉलिंग में जिसमें क्लोजिंग स्टॉक कम आता है वो है फीफो, और राइजिंग में लीफो में स्टॉक कम आता है तो लीफो अच्छा, ठीक है। बेस स्टॉक मेथड, जिसमें एक बेस स्टॉक आप हमेशा के लिए होल्ड करके रखते हो, उसे फिक्स कॉस्ट पे रखते हो, बाकी सबका आप कोई भी वैल्यूएशन पे कर सकते हो। सिंपल एवरेज, जिसमें आपको सीधा सीधा प्राइसेस का एवरेज करना है। जैसे आप यहाँ पे प्राइसेस देख रहे हैं, जैसे बेटा आप यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज की प्राइसेस देख रहे हैं। हमने 1 अप्रैल को 200 यूनिट मंगाए 10 पे, फिर 150 यूनिट मंगाए 12 पे। तो सिर्फ प्राइसेस का सिंपल एवरेज करना, उसे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कहते हैं। लेकिन ये पैथेटिक मेथड है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती जब आप सिर्फ प्राइसेस का सिंपल एवरेज करो। ऐसा आपको कब करना चाहिए? जब मैक्सिमम केसेस में हम ऑर्डर साइज सेम रहती है हमारी हर बार, ऑर्डर साइज जब चेंज ना हो और प्राइसेस भी जब ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज जब आपको क्वांटिटीज को ध्यान में रखते हुए करना है, जैसे ये वाला है, तो अब अगर आपको इसका वेटेड एवरेज करना है तो बहुत सिंपल है। आप यूनिट्स को प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, टोटल कॉस्ट मिलेगी। टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, तो जो कॉस्ट आती है वो है वेटेड एवरेज, तो जो आता है वो वेटेड एवरेज, ठीक है। वैसे एक बात आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि हमने पहले इसको इसको मल्टीप्लाई किया, फिर सबका टोटल किया, न्यूमरेटर आपको मिल गया, और फिर आपने इसे टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आंसर आ गया। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ना, क्या गलती होती है बताऊं आपको? ये एक सवाल मैंने आपके लिए यहां रखा है, फिल द स्टोर्स लेजर एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ओपनिंग बैलेंस है, क्वांटिटी है, रेट है, बराबर है। अब हमने कुछ रिसीट्स किया है, ठीक है। जब रिसीट्स होता है ना, तो ये चीज समझने की कोशिश करिए, आप इसकी क्वांटिटी कैसे निकालोगे? फीफो में क्या होता था, ये आप पहले यहां पे लिख देते थे 1125 825 वाला है, सॉरी 285 वाला है, और फिर आप लिखते थे 17500 276 वाला, ऐसा फीफो में होता है। लीफो, ये वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता। वेटेड एवरेज को कैसे करना है, बस वो सिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल रखा है। आप क्या करोगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, 17500 प्लस 1125, 17500 प्लस 1125, ये आ गया 18625। खर्चे में खर्चा ऐड करो, तो 320,625 प्लस 48,30,000, आंसर आ रहा है 51,50,625। और फिर इसको इससे डिवाइड करो तो रेट मिलता है, डिवाइड बाय 18,625, तो आपको रेट मिलेगा 276.54, 276.54 ये रेट मिला। और फिर जो अगला इश्यू होगा वो इसी पे होगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिल हो जाएगा 33,18,523। और फिर ऑब्वियस सी बात है, आप क्वांटिटीज कैसे मिलेगी, दिस माइनस इसमें से 12,000 चले गए, 18,625 में से 12,000 गए, तो ये आ गया 6,625। फिर इतने खर्चे में से ये चला गया 51,50,625 माइनस 33,18,523, ये आंसर आ रहा है 18,32,102, और रेट तो वही रहेगा 276.54, ठीक है ना, क्योंकि उसी रेट पे इशू किया है तो वही रेट का बचेगा भी। तो अंडरस्टैंड दिस वे यू वर्क आउट ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैं एक बार आपको वापस याद दिला दूं किस तरीके से मैंने किया। मैंने रेट कैसे निकाला, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया, क्वांटिटी, अमाउंट में अमाउंट ऐड किया, अमाउंट, और फिर इसको इससे डिवाइड करके ये रेट मिलता है, और अगला इशू फिर इस रेट पे होता है। याद रखना ये चीज वेटेड एवरेज की ध्यान में रखनी ही है आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर इसके अलावा कुछ और मेथड्स है, जैसे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, जो नया परचेज होगा वो कितने पे होगा उस भाव पे वैल्यू करना, दैट इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अगर आप पुराना बेचो तो किस भाव में बिकेगा, दैट इज रियलाइजेबल प्राइस।
स्टैंडर्ड प्राइस क्या होती है? जब हम लोगों ने हमारे कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से स्टडी कर कर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइसेस सेट कर रखी है, जिससे हम वेरिएंसेस तुरंत पता कर लेते हैं कि भाई यार ये 10 रुपए में आना चाहिए था, 9 रुपए 25 पैसे में आ गया, या 10 रुपए 20 पैसे में आ गया, तो एक्स्ट्रा 20 पैसा क्यों लगा? तो दिस इज ऑल वेरिएंसेस जब हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइसेस सेट की जाती हैं। रीयूज प्राइस मेथड, कि उसका अगर फ्रेश यूज होगा, मतलब अब रीयूज प्राइस मेथड में एक्चुअली क्या हो जाता है, मटेरियल अपने को जॉब से अगर वापस आ जाए तो किसी अलग रेट पर आता है, और फिर वापस उसे जब हम यूज करेंगे तो कोई और रेट पे इशू होता है। तो दैट इज रीयूज प्राइस मेथड। इररेलेवेंट है थोड़ा सा। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, जब कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल लॉसेस होते हैं तो हम गुड यूनिट्स का रेट बढ़ा लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमने शुरुआत में ही। रिटर्न्स का वैल्यूएशन कैसे होता है? अगर हम हमारा माल वेंडर को दे रहे हैं, तो वेंडर को जब दे रहे हैं तो जिस भाव पे वो आया था उसी भाव पे वापस किया जाएगा। बस इसमें एक दिक्कत है, जब वो आता है तो हम उसमें फ्रेट वगैरह सब ऐड करते हैं, याद है ना? फ्रेट, उसके अलावा कंटेनर का खर्चा वगैरह सब 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 ऐड कर देते हैं। जब रिटर्न करोगे ना तो सिर्फ उसकी कॉस्ट ही वापस जाएगी, तो जो डिफरेंस होता है ना वो ओवरहेड में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखें। स्टोर से जब आता है ये सबसे स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें स्टोर से माल, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस माल आ जाता है स्टोर्स में, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे उसको मान लीजिए वो 50 रुपए का माल वापस आया, तो हम लोग है ना उसे स्टोर्स लेजर में, भले ही आप फीफो कर रहे हैं तो भी उस 50 रुपए को सबसे ऊपर रखा जाएगा, और जब नेक्स्ट रिक्विजिशन आएगा तो सबसे पहले वो वाला माल इशू किया जाएगा जो अभी वापस रिटर्न आया था प्रोडक्शन से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। भले ही हमारे को लास्ट में मिला है लेकिन इसे सबसे पहले इशू करना पड़ता है। तो ये होता है मटेरियल रिटर्न्स टू स्टोर। मैं वापस इसको कह रहा हूं क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बोला है फीफो से करो, ठीक है, तो आप नॉर्मल क्या करते हैं, गुड्स आ रहा है जा रहा है, पहले जो आ रहा है पहले जा रहा है, फिर आपने कुछ जॉब पे दिए हुए थे गुड्स, वो वापस आ गए, आपने मटेरियल रिक्विजिशन नोट के सामने कुछ गुड्स इश्यू किए थे जो वापस आ गए, तो उसे आपको स्टोर्स लेजर में सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, और उस मतलब बैलेंस के कॉलम में सबसे ऊपर उसे लिखेंगे, और उसके बाद जब अगला आप इश्यू करोगे तो सबसे पहले वही इश्यू होगा जो अभी अभी रिसेंट में अपने पास में आया था, वो सबसे पहले इश्यू हो जाएगा, इवन दो यू आर फॉलोइंग ए फीफो सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन से रिटर्न्स आ गया तो फिर आप क्या करो, उसे नेक्स्ट एक्विजिशन के सामने तुरंत इश्यू कर दो। ठीक है, वैसे आप इसे लास्ट में भी रख के अगर करते हो तो चलता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो सवाल है इसके ऊपर, उसमें आपने ऐसा किया हुआ है तो इसलिए हमें वैसा ही करना होगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर कुछ शॉर्टेज रहे तो उसको नॉर्मल अपन फीफो लीफो जैसा भी कर रहे हैं वैसा वैल्यूएशन करते हैं। और अब चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं कि लॉस ऑफ मटेरियल्स को कैसे किया जाता है। अब अलग अलग 5 कंसेप्ट है वहां पे, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स, ऑब्सोलेसेंस, सब के लिए मैंने आपको बेहतरीन एग्जांपल्स दिए थे कि वेस्ट किसे कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर, यहाँ पे ग्रेन्स बेटा हम लोग स्टोर ऐसे ही करते हैं, लेकिन सामने कुछ ग्रेन्स डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, ये वेस्ट है जो स्टोरेज में ही गायब हो जाता है। पेट्रोल हम स्टोर करें तो भी वो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होते ही रहेगा, बराबर है, तो ये वेस्ट है। वेस्ट दिखता भी नहीं है कई बार, यहाँ पे वेस्ट इनविजिबल है, जो नुकसान हमारा होते जा रहा है ना वो इनविजिबल है, अंडरस्टैंड। सो वेस्ट जो है जो स्टोरेज में या प्रोडक्शन में होता है, डिस्कार्ड होता है, और अगर वो नॉर्मल लॉस है तो गुड यूनिट्स पे एब्सॉर्ब होगा, एबनॉर्मल है तो पी एंड एल जाएगा, सारे एबनॉर्मल पी एंड एल ही जाते हैं। तो नॉर्मल लॉस है तो गुड यूनिट्स उसे एब्सॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट, ये काय का एग्जाम्पल है, ये है स्क्रैप। जब आप कुछ बना रहे हो साथ में कचरा होते जा रहा है, ठीक है, स्क्रैप विजिबल ही होता है, स्क्रैप इनविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वेस्ट और स्क्रैप में, याद रखना ये डिफरेंस है वेस्ट और स्क्रैप में। स्क्रैप डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसका कुछ नेग्लिजिबली सही लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलता है। स्क्रैप नॉर्मल है तो गुड यूनिट्स एब्सॉर्ब कर लेंगे, उसे कॉस्ट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, और अगर उसका कुछ स्क्रैप वैल्यू मिला तो, और एबनॉर्मल है तो फिर आपको सीधा सीधा है उसे कॉस्टिंग पी एंड एल लेके जाना है, उसे कॉस्टिंग पी एंड एल लेकर चले जाना है। पहले उस जॉब से उसे हटाओ और फिर कॉस्टिंग पी एंड एल लेके जाओ। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये बेचारी बाई क्यों नाक ये कर रही है, ये दूध खराब हो चुका है, इट इज स्मेलिंग, इट इज स्पॉइलेज, अंडरस्टैंड। जो बैडली डैमेज हो चुके होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, जिसे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, तो उसे प्रोडक्शन से हटा दिया जाता है और उस पर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, दैट्स स्पॉइलेज।
स्पॉइलेज भी दो तरीके का होगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल स्पॉइलेज है, ठीक है, और वो अगर होने ही वाला था, इट इज इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उस प्रोडक्शन ऑर्डर पे जिस पे वो काम चल रहा है उस पे चार्ज कर दो, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डाल दो। स्पॉइलेज अगर होने ही वाला था तो जिस ऑर्डर में वो स्पॉइलेज हो रहा है उस पे ऐड कर दीजिए, या तो फिर इसे ओवरहेड्स में डाल दीजिए। और अगर आपको इसमें से कुछ रियलाइज होता है, कोई स्क्रैप वैल्यू, तो वो आप प्रोडक्शन ऑर्डर को क्रेडिट कर दो या प्रोडक्शन ओवरहेड को। नॉर्मल है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसे कॉस्टिंग P&L ही जाना है, बराबर है ना, कॉस्टिंग P&L ही जाना है। और ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर स्पॉइलेज रिगिड स्पेसिफिकेशंस के कारण थे तो वो गुड प्रोडक्शन पर एब्सॉर्ब होने चाहिए, ठीक है। रिगिड स्पेसिफिकेशंस यानी बहुत कटोकट आपको दिया हुआ था, बहुत डिटेल्ड आपको चीज़ें दी हुई थी, तो उसके कारण बहुत कैन से वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण अगर आपको करना पड़ रहा था ये स्पॉइलेज, तो फिर इन दैट केस आपको उसे गुड यूनिट्स पे एब्सॉर्ब कर लेना है। ये क्या है, बना रहे थे, थोड़ा सा खराब बन गया, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है, इसे पे पट्टी लगा के इसे यूज में लिया जा सकता है। इसे डिफेक्टिव कहते हैं। तो डिफेक्टिव जो है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स, बैड सुपरविजन, बैड प्लानिंग के कारण होते हैं, ठीक है, ये होते हैं डिफेक्टिव्स। इसे रिवर्क किया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर इसे रिवर्क कर ही नहीं सकते हो तो उसे रिजेक्ट कहते हैं। जिसे रिवर्क नहीं किया जा सकता उसे रिजेक्ट कहते हैं, ठीक है। रिवर्क्स में रिपेयर, रिफर्बिशिंग सब आ जाएगा। डिफेक्टिव्स अगेन आप क्या करोगे, कॉस्टलेस रियलाइजेबल वैल्यू से आप उसे चार्ज कर दोगे टू द मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन, ठीक है। और एबनॉर्मल है तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं, कॉस्टिंग P&L में डाल दो। एंड दिस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आउटडेटेड रोल्स हैं, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, जो अब काम में नहीं आते, बराबर ना, ऑब्सोलीट है बेटा ये। सो लॉस इन इंट्रिंसिक, ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज करोगे तो यूज नहीं होगा, वो यूज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अब कोई यूज करेगा ही नहीं क्योंकि वो ऑब्सोलीट चीज है, बराबर है। सो उसके नए टेक्नोलॉजी के आने के कारण अगर आपके पुराने मटेरियल्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं तो वो है ऑब्सोलेसेंस का लॉस, ठीक है ना, वो है बेटा ऑब्सोलेसेंस का लॉस। और ऑब्सोलेसेंस का लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस नहीं होता, वो हमेशा एबनॉर्मल लॉस ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आई एम श्योर यू मस्ट वुड हैव लाइक द लेक्चर टिल नाउ, ओके, एंड डेफिनेटली यू मस्ट हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल आल्सो, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको ऐसे ही और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स और कंटेंट चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही आपके लिए एक और अमेजिंग सेशन मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।